हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। इसमें हम सिर्फ ओवरव्यू नहीं देखेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में कवर करके चलेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर आईबीएस। क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप देखोगे ना, इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमें एक एक कॉन्सेप्ट करके कवर करना है। एज यू कैन सी वी हैव 8 पेजेस के पूरे नोट्स हैं और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम एक एक कॉन्सेप्ट कवर करके चलेंगे। प्लस इसमें हम एक और चीज़ देखने वाले हैं, जो आपकी जर्नल वाली केस स्टडी थी नवंबर 25 की। सो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है विच इज़ द बुलविप इफेक्ट। तो हम इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। और जैसे हम वीडियो की हमेशा स्टार्ट करते हैं अपने चार्ट के साथ, तो हम चार्ट के साथ ही स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे पूरे टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, प्लस उनको कैसे कैसे कवर करके चलना है। ठीक है, बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट। हम अपना हाईलाइटर टूल ले लेते हैं। यस। सो हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली फॉर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स। अब ये इमर्जिंग, अब एक ही चीज़ है जो इमर्ज हो रही है आज के टाइम पे, वो है एआई, मशीन लर्निंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। सो उसी के थ्रू हमारे बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आप देखो, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा का पूरा इसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। अब आप देख सकते हो हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारी आ गई हैं। जैसे कि आप देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल ट्विन, ऑगमेंटेड रियलिटी, मोबाइल इंटरनेट, ब्लॉकचेन, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। सो इनको हम एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे जब हम नोट्स पे आएंगे। उसके बाद इसकी वजह से आपका बिजनेस इकोसिस्टम चेंज हुआ है, हाइपर कंपटीशन आ गया। अब हाइपर कंपटीशन क्या होता है वो भी देख लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रप्शन, मार्केट के अंदर डिस्ट्रप्शन आ गया टोटली। आप देखोगे मार्केट में पहले जो चीज़ें आपकी चलती थी, जो बिकती थी, वो अब नहीं बिकती। अब कुछ अलग ही सिनेरियो है, अलग ही तरीके के आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलते हैं, अलग ही तरीके से लोगों का मनी अर्न करने का तरीका भी पूरा टोटली चेंज हो चुका है। जो भी कन्वेंशनल मेथड से मनी अर्न करने के, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऑलराइट, आपकी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हम पढ़ेंगे, स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ेंगे कि लीन स्टार्टअप्स, एजाइल स्टार्टअप्स वर्सेस इनकम्बेंट्स में क्या अंतर होता है, इंट्राप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है, इनोवेशन हब्स, इंक्यूबेटर्स, सप्लाई चेन पार्टनरशिप कैसे फ्लो करनी है। उसके बाद हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ा था कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज आ गया, अब इसकी वजह से मेरे मॉडल्स क्या क्या बन गए हैं। सो हम हाइपर डिस्ट्रप्टिव और मॉडल्स रेलिवेंट टू सस्टेनेबिलिटी, दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक हम मॉडल्स रेलिवेंट टू इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स। ये थोड़ा डिफरेंट चला जाता है बिकॉज दिस इज़ मोर फॉर सोशलिस्ट या इस तरीके के कॉजेज, सोशल कॉजेज वगैरह पे। सो मेजर जो हमारा फोकस रहने वाला है वो डिसरप्टिव मॉडल्स एंड रेलिवेंट टू सस्टेनेबिलिटी पे रहने वाला है। अब डिसरप्टिव मॉडल्स में हम कई सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, जैसे फ्री मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल, फ्रीमियम मॉडल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हाइपर मार्केट, एक्सेस ओवर ओनरशिप मॉडल। ये आपको कुछ चीज़ों का एक्सेस दे दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ कि आप उस एप्लीकेशन को ओन करो, ये नहीं देता, आपको उसको एक्सेस दे देता है कि आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सर्विस इकोसिस्टम किस तरीके से चेंज हुआ है, प्लस एक्सपीरियंस मॉडल क्या होता है, ऑन डिमांड मॉडल क्या होता है। सिमिलरली जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो हम देखेंगे प्रोडक्शन सर्विस सिस्टम, ओपन इनोवेशन, पीयर टू पीयर इनोवेशन, क्लोज लूप प्रोडक्शन, क्राउड फंडिंग, शेयरिंग इकोनॉमी, सोशल एंटरप्राइजेस, गिफ्ट इकोनॉमी। ये हम एक एक करके अभी नोट से डिस्कस करेंगे। तो ये मत सोचना कि हम यही बस एक एक वर्ड बोल के हम निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स में क्या है, सोशियो पॉलिटिकल गवर्नेंस, मार्केट हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी का क्या मतलब होता है, जैसे होमोजीनस होता है, होमोजीनस होता है सारी चीज़ें एक सी हैं, एक सी सिमिलर। हेट्रो का मतलब होता है कि सब चीज़ें अलग हैं, डिफरेंट हैं, डिफरेंट। ओके, फिर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, अनब्रांडेड कंपटीशन भी है आज के टाइम पे। प्लस अब इसका स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए हमारी तरफ से, भाई वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी लगा के चलो। एक डी एवनी 7th फ्रेमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस काउंटर डिसरप्शन, मिल्किंग कैश काउ, विड्रॉल और एग्जिट, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी बन जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हमें जो भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम अपने नोट से डिस्कस करेंगे और एक एक करके पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, देखो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। अब देखो, ये नाम ही है इमर्जिंग बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस मॉडल आपका इमर्ज कर रहा है, मतलब जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होंगी, लेटेस्ट टूल्स होंगे, उन्हीं के बारे में यहाँ बात की जाएगी। ठीक है, अब
ये जो भी बिजनेस मॉडल्स इमर्ज हो रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है, जो भी आपके बिजनेस के डायनेमिक्स हैं, जो भी आपके बिजनेस के डायनेमिक्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। जैसे कि द डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल डायनामिज्म इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम एंड फोर्स ऑफ चेंजिंग ड्राइवर्स, कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो भी हमारा पूरा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्टिंक्शन इज क्रिटिकल for strategic analysis as it allows managers to focus on addressing root causes rather than just reacting to the effects। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, कि भाई हमें इन चेंजेस को समझना पड़ेगा, हम सिर्फ उनको देख करके छोड़ नहीं सकते, हमें समझना पड़ेगा और कैसे हम अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ भी हमें सोच के इस पे एनालाइज करके डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पूरी ये जो चेंज ड्राइवर्स हैं, हमारे पास टोटल 11 ड्राइवर्स हैं यहाँ पर। तो अब ये ठीक है, हमें इनकी इंटर रिलेशन भी चेक करनी है। सिर्फ हमें ये याद नहीं रखना कि 11 ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, हमें ये भी देखना है कि ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं। ऑलराइट, अब हम एक एक करके ड्राइवर्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे ड्राइवर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। सो हम यहाँ से तो नहीं डिस्कस करेंगे, हम मेन पार्ट से डिस्कस करेंगे जहाँ पे सब एक एक चीज़ डिस्कस हुई है। सबसे पहले हम आ जाते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, जो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई हैं। ये कैसी है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे ऑटोमेटेड टूल्स, सिस्टम्स, डिवाइसेस एंड रिसोर्सेज जनरेट स्टोर प्रोसेस डेटा। जैसे अब आज के टाइम पे बड़ी बड़ी एडवांस चीज़ें देखते हो, जैसे कार्स जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली चल रही हैं। जैसे कि टेस्ला ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स निकाली हैं। ठीक है, जो अब इंडिया में भी आ गई हैं। ठीक है, अब जैसे जो टॉप की कार्स होती हैं, जैसे जी वैगन हो गई, ये अलग अलग तरीके की जो कार्स होती हैं, मर्सिडीज़ वगैरह, इन सब में भी सेल्फ ड्राइविंग का फीचर है। पहले ऑटो पार्किंग सिस्टम होता था, अब सेल्फ ड्राइविंग का भी फीचर आने लग गया है। तो अब इसमें है क्या, ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सबसे फेमस है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आप कहीं भी जाओगे, आपके आपके जो जैसे हम कह सकते हैं आपके जो गैजेट्स हैं वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप अपने अपने घर में समझो ऊपर वाले रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, और नीचे वाले हॉल में समझो आपका एसी लगा हुआ है। अब आपके पास एक एप्लीकेशन होगी आपके फ़ोन में, जिसमें से आप इसी रूम में बैठे बैठे, आपको नीचे हॉल में जाना भी नहीं है, आप इसी रूम में बैठे बैठे अपना एसी ऑन कर सकते हो अपने फ़ोन की ऐप से। तो दिस इज़ नथिंग बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि उस एसी पर इंटरनेट लगा हुआ है जिसको आप अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल था इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। उसके बाद रोबोटिक्स आ जाती है। रोबोटिक्स क्या कहती है, रिपीटेटिव एंड एनालिटिकल बेस्ड टास्क। ये जितने भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है, ताकि अब देखो जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एआई, एक होता है एआई और एक होता है मशीन लर्निंग। तो जो ये मशीन लर्निंग वाला पार्ट है, जो भी हमारा मशीन लर्निंग वाला पार्ट है, ये बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या बेसिकली आप बोल लो या किसी भी कंप्यूटर को आप सिखा रहे हो, आप टीच कर रहे हो कि भाई अगर ये मेरे पास डेटा है तो इसको ऑर्गेनाइज तुम कैसे करोगे, इसमें से तुम्हें रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं। दिस इज़ मशीन लर्निंग। इस मशीन लर्निंग के रूल्स को अप्लाई करके ही आपका एआई बनता है। राइट, ये आपका एआई होता है। तो अब एआई को अप्लाई रूल्स, तो जो ये रोबोटिक्स है ना, ये मशीन लर्निंग प्लस एआई दोनों का कॉम्बो होता है। ये या तो मशीन लर्निंग यूज़ करेगा या फिर एआई लगाएगा और रिएक्ट करेगा चीज़ों पे रिपीटेटिव या एनालिटिकल बेस्ड टास्क, मतलब चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, काम करने के लिए। अगला आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबसे ज़्यादा फेमस है भाई। प्रीवियसली अनअटेनेबल एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स, कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको निकाल करके देगा, एनालाइज करके देगा जो आप नॉर्मली नेकेड आई से नहीं निकाल सकते हो। फिर मशीन लर्निंग और एआई मैंने आपको सिखाई दिया कि कंप्यूटर लर्न करता है, इंप्रूव करता है थ्रू मैथमेटिकल मॉडल्स। इसमें मैथ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या करता है कि ह्यूमन इनपुट को बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देगा। ह्यूमन इनपुट का कोई काम नहीं। अब जैसे आप देखते होंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हो, ठीक है, तो उसमें कोई कोई रील्स जो बनाते हैं वो क्या कहते हैं कि आप लेट सपोज लिंक कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके डीएम में ऑटोमेटिकली जो भी उनको प्रोवाइड करना होगा वो आ जाएगा। राइट, या फिर आप कह सकते हो कि आप अपने उसमें पीडीएफ टाइप करो, आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ टाइप करो तो आपके डीएम में वो पीडीएफ की कॉपी आ जाएगी। तो ये क्या, ये ऑटोमेट करा है वो। अब एक एक बंदा जाके वो बैठ के हर बंदे को जिसने लिंक डीएम किया है या पीडीएफ डीएम किया उसको जाके सेंड नहीं कर रहा वो डॉक्यूमेंट या लिंक,
वो क्या कर रहा है, उसने ऑटोमेशन कर रखा है, उस चीज़ को ऑटोमेट किया हुआ है कि जैसे ही कोई कुछ कीवर्ड टाइप करेगा, उसका कीवर्ड हो सकता है कि उसने पीडीएफ कीवर्ड टाइप किया है, जैसे ये कीवर्ड उसको कमेंट सेक्शन में दिखेगा, जिसकी भी वो आईडी होगी उसके डीएम्स में वो चीज़ जो भी उसको प्रोवाइड करानी होगी वो पहुंच जाएगी। ठीक है, ह्यूमन इनपुट बिल्कुल मिनिमाइज हो गया। बेसिक ऑटोमेशन होता है इसके अंदर। अब जैसे ऑटोमेशन के अंदर बेसिक ऑटोमेशन, जैसे कि सिंपल रूडिमेंट्री जो टास्क है उनको रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आप कर सकते हो, बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी रिपीट सीक्वेंसेस होती है जो ह्यूमन टास्क करते हैं, अब जैसे कि मान लो अगर आप जैसे आप एक्सेल में मैक्रोज देखते हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो इंटीग्रेशन ऑटोमेशन ही, कि वो रिपीटेड सेट ऑफ टास्क को दोबारा दोबारा परफॉर्म कर देगा आपके लिए। दैट इज इंटीग्रेशन ऑटोमेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न कर सकता है टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन पास्ट सिचुएशंस। ठीक है, बार बार सेम ही चीज़ आ रही है। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड बेसिकली आप क्लाउड के ऊपर जाके कुछ काम कर रहे हो, मतलब आप जैसे आप कोई भी गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ठीक है, AWS हो गया, अमेज़ॉन। अब ये क्या करते हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको होस्टिंग, जो होस्टिंग सर्विस होती है वो क्लाउड बेस्ड हो गई है, अब क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हो गई है। ठीक है, जैसे सर्विस डिलीवर्ड ओवर अ नेटवर्क प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। अब इसके अंदर 6 Rs होते हैं, 6 R का मॉडल है ये, गार्टनर्स 5 Rs। ठीक है, 5 Rs मॉडल टू द 6 Rs, जैसे कि री होस्ट हो गया, री प्लेटफॉर्म, री फैक्टर, री आर्किटेक्ट, रीपर्चेज, रिटायर, रिटेन। ये सब आप एक बार देख लेना कि माइग्रेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रख के चलती हैं। ठीक है, इसको आप मार्क भी कर सकते हो। उसके बाद ऑटोनोमस व्हीकल, जैसे मैंने आपको बताया टेस्ला, जी वैगन, मर्सिडीज़, ये सब क्या है, ऑटोनोमस व्हीकल्स बन गए हैं, जैसे कि डिफेंडर हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेल्फ ड्राइविंग, जिसको हम सेल्फ ड्राइविंग भी बोलते हैं। जैसे गूगल कार, आपने वीडियोज़ में देखा होगा, गूगल कार है जो अपने आप घूमती रहती है। ठीक है, फिर 3D प्रिंटिंग, जैसे हम 3D प्रिंटिंग्स भी देखते हैं बहुत ज़्यादा, कि 3D प्रिंटर है कि कोई भी वो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगी। नॉर्मल प्रिंटर्स क्या होते हैं, पेपर पर कोई भी ड्राइंग है या टेक्स्ट है उसको प्रिंट करता है, बट ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स को। तो आप इससे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, और ये लेयर्स से प्रिंट करता है कि पहले एक लेयर बनाएगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, ऐसे करके प्रिंटिंग करता है। डिजिटल ट्विन क्या होता है, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ फिजिकल काउंटर पार्ट। ठीक है, डिजिटल ट्विन हो गया, समझ आ गया। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, कि IoT फॉर ह्यूमंस सीमलेसली कनेक्ट्स द डिजिटल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। अब जैसे आप देखते हो कि लोगों के घर में क्या है, एलेक्सा से वो बोलते हैं, हे एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स टर्न ऑन कर दो, तो ये क्या है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। फिर मोबाइल इंटरनेट, ठीक है भाई, मोबाइल में इंटरनेट चलता है, दैट इज मोबाइल इंटरनेट। ब्लॉकचेन क्या है, कि जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, जो भी पब्लिक ट्रांजैक्शंस होंगी, उनको मल्टीपल रिकॉर्ड्स में मतलब मल्टीपल चेन्स में रिकॉर्ड करेंगे, ताकि उसके अंदर कोई भी चेंज लाना या हैक करना या उसको डिफ्रॉड करना बहुत मुश्किल हो जाए, बिल्कुल ना के बराबर, इम्पॉसिबल हो जाए। राइट, ब्लॉकचेन ये होता है। देन उसके बाद चेंजेस इन बिजनेस मॉडल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब इसमें चेंजेस को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑटोमेशन, एक्सटेंशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑटोमेशन क्या है, ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया, ऑटोमेशन बन गई। जैसे पासबुक अपडेट, आप जैसे पासबुक का कियोस्क आ गया है अपना, वो वहीं पे जाके आप पासबुक में डालो, वो अपडेट करके दे देता है आपको। पहले क्या था, पासबुक टाइप कराते थे, जो भी वो एक बैंक में आंटी बैठी होती थी, वो आप उनको पासबुक देते थे, फिर वो अपडेट करती थी उसको। राइट, एक्सटेंशन क्या हो गया, कि मोबाइल बैंकिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। पहले क्या होता था, आपको लैपटॉप खोलना पड़ता था, कंप्यूटर खोलना पड़ता था, इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करना पड़ता। अब क्या, मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, हर बैंक की एक मोबाइल ऐप है। जैसे एक्सिस बैंक की है, SBI की है, हर किसी की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ से आप बैंकिंग कर सकते हो। देन ट्रांसफॉर्मेशन रिवैम्प कर देता है, क्या, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स पर पूरी की पूरी प्रोसेस और कल्चर, जैसे कि ATM ने किया। ठीक है, पहले कोई बैंक जाता था पैसे विड्रॉ या डिपॉजिट करने के लिए, अब सब कुछ ATM से हो सकता है। फिर बिजनेस इकोसिस्टम पहले तो हमें समझना पड़ेगा बिजनेस इकोसिस्टम होता क्या है। हर चीज़ का इकोसिस्टम एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। अब किसी भी जैसे इसको सप्लाई चेन से समझ सकते हो, कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपके कौन कौन लोग जुड़े हुए होंगे, आपके सप्लायर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, कंपेटिटर्स होंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगी। सप्लाई चेन हमारी यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, बट इकोसिस्टम में हमारे कंपेटिटर्स भी ऐड हो जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी ऐड हो जाती हैं, या और भी जितने भी फैक्टर्स हमें इफेक्ट कर रहे होंगे, वो सारे मेरे इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट।
अब आपको इकोसिस्टम में आपका शिफ्ट आ गया है। कैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपेटिटर से बेटर कैसे परफॉर्म करेगी, दैट इज स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। हाउ पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस हेल्प ऑल द इन्वॉल्व्ड पार्टीज टू परफॉर्म बेटर। अब ये सारे लोग मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि ये सबसे बेटर परफॉर्म कर सके, जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इसके अंदर जो भी हम बिजनेस इकोसिस्टम है उसके अंदर फ्लाई व्हील्स हम डिस्कस करेंगे। अब फ्लाई व्हील्स क्या होता है? एक तो मेरा डेटा फ्लाई व्हील हो गया, ग्रोथ फ्लाई व्हील हो गया, कॉस्ट फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील बेसिकली क्या हो गया, एक एस्पेक्ट हो गया किसी भी चीज़ का। अब जैसे डेटा फ्लाई व्हील है तो वो क्या करेगा, आप उसको एक सेट ऑफ डेटा दोगे, वो उसमें से आपको इंसाइट्स ड्रॉ करके देगा, वैल्यू प्रोपोजिशन उसमें से ड्रॉ करके देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेटा फ्लाई व्हील। वैसे ही ग्रोथ फ्लाई व्हील क्या होगा, वो इस डेटा से जो भी आप उसने डीपर इंसाइट्स आपने यहाँ से निकाले उसको यूज़ करेगा ताकि वो पावरफुल इफेक्ट नेटवर्क इफेक्ट्स बना सके एंड लेवरेजेस द इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा फ्लाई व्हील की कैसे उस डेटा को ग्रो करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट फ्लाई व्हील उसका मतलब अब कॉस्ट फ्लाई व्हील क्या होता है, more users allow for spreading fixed cost over a large base, lowering unit costs and further enhancing the value proposition, which in turn attracts more users and generates more data, completing the virtuous cycle। अब देखो ये सब चीज़ें करने में आपको कॉस्ट तो लगेगी, जो भी चीज़ आपको करनी है उसमें कॉस्ट तो लगेगी, तो इसी कॉस्ट को आप इनकर करो, उसी को बोल देते हैं फ्लाई व्हील। तो ये 3 फ्लाई व्हील होते हैं। मतलब अगर आपको अपने बिजनेस को फ्लाई कराना है, मतलब एकदम टॉप पे लेके जाना है, तो उसके लिए 3 पहिए लगेंगे, जिसमें एक है डेटा, एक है ग्रोथ और एक है कॉस्ट। ये उसको पहिए लगेंगे उड़ान भरने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार आप रीड कर लेना। उसके बाद आ जाता है हाइपर कंपटीशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हाइपर कंपटीशन क्या होता है? हाइपर कंपटीशन से आज के टाइम पे चल रहा है, जैसे आप देखोगे स्विगी है, ठीक है, जोमेटो है, इन दोनों ने हाइपर कंपटीशन इतना तगड़ा क्रिएट किया हुआ है। अब खाली स्विगी जोमेटो नहीं है, अब स्विगी का स्विगी इंस्टामार्ट भी है, ठीक है, स्विगी का अपना अलग डाइन इन भी है, और वहीं जोमेटो का भी अलग डिस्ट्रिक्ट चल रहा है उसका, ब्लिंकिट चल रहा है, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो ये क्या है, मार्केट में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, कम मेकिंग इन एनी एस्टेब्लिश्ड कंपेटिटिव एडवांटेज टेम्पररी। तो भाई अगर स्विगी ने कुछ अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज करी होगी तो वो टेम्पररी है, क्योंकि कल को जोमेटो कुछ और ले आएगा, उसको फिर फाइट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो राइवलरी बहुत तगड़ी हो जाती है यहाँ पे। प्लस क्विक और अनएक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजिक मैनेवर्स आपको करने पड़ते हैं, कि एकदम क्विक और मतलब बहुत ही अलग ही लेवल का आपको कुछ करके लेके आना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत लो होते हैं, क्योंकि अब देखो ना, कोई भी अगर कुछ डिफरेंट लेके आएगा, डिफरेंट अगर किसी का कोई एक एस्पेक्ट होगा, अब जैसे जेप्टो कहीं ना कहीं यहाँ पे सांसें तो ले ही रहा है। जेप्टो भले ही सिर्फ ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट वाला काम करता है, बट वो थोड़ी सांसें तो भर ही रहा है यहाँ पे। तो एंट्री बैरियर तो लो है, आ तो सकते हैं बंदे। अब डिमिनिशिंग जोग्राफिक एंड इंडस्ट्रियल बैरियर्स, अब इन बैरियर्स में इनको कोई भी बैरियर नहीं है। ठीक है, स्विगी ऑल ओवर इंडिया चलता है, जोमेटो ऑल ओवर इंडिया चलता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली में चलेगा या मुंबई में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बायर की बार्गेनिंग पावर काफ़ी हाई होती है। अगर कोई स्विगी से लेना ही बंद कर दे तो फिर जोमेटो चलने लगेगा, कोई जोमेटो से लेना बंद कर दे तो स्विगी चलने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्विगी हम बंद हो रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बंद हो जा, हम जोमेटो के पास चले जाएंगे। जोमेटो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा, तो स्विगी के पास चले जाएंगे। अगर हमें लगता है कि ब्लिंकिट से मन है मंगाने का तो ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं, नहीं है तो इंस्टामार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको कोई ऐसे बोलता तो नहीं, आप बल्कि प्राइस देखते हो कि ओह स्विगी पे मेरी अगर कोई चीज़ 200 रुपये की आ रही है और वहीं जोमेटो पे 180 की आ रही है तो हम जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। तो हमारी बायर की बार्गेनिंग पावर हाई है। अब स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका डी एवेनी 7S फ्रेमवर्क। अब ये क्या आता है, अब इसका जो ये हाइपर कंपटीशन है, इसका आप रिप्लाई कैसे दोगे, मुंह तोड़ जवाब कैसे दोगे, यूजिंग डी एवेनी 7S फ्रेमवर्क। अब ये क्या होता है, देखो ये एक इलस्ट्रेशन है, इससे हम देखेंगे। डी एवेनी 7S तो 7S हैं, मतलब स्टेक होल्डर, स्ट्रेटेजिक सूदसेइंग, स्पीड, सरप्राइज, सिग्नल्स, शिफ्टिंग द रूल्स, साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल थ्रस्ट्स। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको कस्टमर फोकस रखना है, आपको कस्टमर को खुश करना है, कस्टमर इज द किंग। वो कैसे करोगे आप? वो आप देखोगे कि आज के टाइम पे कस्टमर की नीड्स क्या क्या हैं,
कैसे हम उनको फुलफिल कर सकते हैं। और वही आपका सेकंड स्टेप बन जाता है स्ट्रेटेजिक सूथिंग, विच इज़ नथिंग बट फोरसाइट। आपको इतना पता होना चाहिए आगे का, आपको फ्यूचर का, मतलब ये नहीं कह रही भी फ्यूचर में टाइम ट्रेवल जाके पता कराओ, नहीं नहीं वो नहीं, कि आपको इतनी हैंडसाइट होनी चाहिए, इतनी फोरसाइट आप रखो, आगे की सोच रखो, अपना विजन आप फ्यूचर ओरिएंटेड रखो, तो उसको स्ट्रेटेजिक सूथिंग आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, मतलब स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन को, स्टेक होल्डर्स में आपके बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, आपके सप्लायर्स भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं आपकी स्टेक होल्डर्स है, कस्टमर तो है ही आपका स्टेक होल्डर। तो सब सभी के भले के लिए आपको फोरसाइट रखनी चाहिए। उसके बाद स्पीड आ जाती है। आप ये नहीं कि सोते जागते, अगर मान लो आज जोमेटो ने कोई एक्शन लिया है और आप स्विगी हो, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने बाद वो उस एक्शन का रिप्लाई करोगे, नहीं नहीं, एज सून एज पॉसिबल आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करके लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पीड, रैपिड एक्शन आपको करना पड़ेगा, प्लस सरप्राइज, एकदम से लेकर भाई डिस्ट्रप्शन मचा दो मार्केट में, मतलब हबड़ा तबड़ी मच जाए, ओहो ये क्या ही आ गया, ये क्या ही बवाल आ गया। ऑल राइट, उसको आप बोलते हो सरप्राइज, एकदम से सरप्राइज लेकर आओ, तभी आप इस हाइपर कंपटीशन, हाई वेलोसिटी मार्केट, देखो ये क्या बन रहा है, ये टॉर्नेडो बना हुआ है कि भाई कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, सब चीज़ एकदम 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 चल रही है चल रही है चल रही है। इसमें से कैसे निकलोगे आप? आपको जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, प्लस एकदम डिस्टर्ब करने वाला डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये मार्केट जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी, इसको समझ नहीं आया मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, और आप यहाँ से निकल जाओ बाहर, मतलब टॉप पे पहुँच जाओ। फिर उसके बाद आपको सिग्नल्स देखने पड़ेंगे, कैसे स्ट्रेटेजिक इंटेंट आपको देखनी पड़ेगी। उसका क्या मतलब हुआ, आप ये देखोगे कि मार्केट में एक्चुअल में हमारी पोजीशन क्या है, प्लस इंडस्ट्री डिमांड क्या कर रही है, और कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। ये आपको सिग्नल्स आने चाहिए, ये आपको हिंट्स आने चाहिए, आपको ये पता लगना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, तभी आप अपना इंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग रख पाओगे कि आप इस हाइपर कंपेटिटिव मार्केट से निकल पाओ, ठीक है, इसमें मतलब अचीव कर पाओ। फिर शिफ्टिंग द रूल्स, रीडिफाइनिंग कंपटीशन, आप कंपटीशन को ही रीडिफाइन कर दो, जैसे कि स्विगी जोमेटो ने कहा भाई कंपटीशन क्या है उनके अंदर, समझो आप बात को, मतलब उन्होंने बिल्कुल टोटली सारी चीज़ें रिवैम्प कर दी। एंड साइमल्टेनियस एंड सीक्वेंशियल थ्रस्ट, मल्टीपल मूव्स। अब ऐसा नहीं है कि स्विगी जोमेटो रोज़ शांत ही बैठे रहते हैं, ठीक है, वो शांत बैठे हुए हैं, रोज़ कोई कुछ कर ही नहीं रहा, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, नहीं, वो हर दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं लाते रहते हैं लाते रहते हैं, सिमिलर विद जेप्टो। सो ये हमने एक D7S फ्रेमवर्क देखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे स्विगी जोमेटो का एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रप्शन। अब जब आप इनोवेटिव शिफ्ट्स लेते हो, इनोवेशन शिफ्ट्स लेते हो, ठीक है, तो जो आप टेक्नोलॉजी को अब देखो हो क्या रहा है, मैं बताती हूँ हो क्या रहा है। इंडस्ट्री में कंपटीशन अब अलग ही लेवल चला गया है, किसी दूसरी अलग ही चीज़ों पे कंपटीशन हो रहा है डिफरेंट तरीके से, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इन सब के थ्रू। तो जो इनोवेशन है, जो आपकी इनोवेशन है, वो कंपटीशन के बेसिस पर आपकी चेंज होती है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उसको रीअलाइन करो अपने बिजनेस मॉडल्स के साथ, ताकि कस्टमर्स बेटर एंगेज हो सकें। अब जो भी आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनकी वो इतने फेमस नहीं है, क्योंकि इंसान घर बैठा बैठा कोई भी ऑर्डर कर सकता है ब्लिंकिट जोमेटो वगैरह से, राइट। फिर डिस्ट्रप्शन, आपको डिस्ट्रप्शन, जब चैलेंजर ऑफर्स ग्रेटर वैल्यू टू कस्टमर, अगर स्विगी ज़्यादा अच्छी वैल्यू ऑफर देगा जोमेटो से, तो डिस्ट्रप्शन आ जाएगा ना, एग्जिस्टिंग फर्म्स डायरेक्टली compete नहीं कर पाएंगी। जैसे कि हमारे जो भी स्विगी जोमेटो अगर कोई चीज़ अच्छी ऑफर कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो तो नहीं compete कर पाएंगे ना इनसे, तो ये डिस्ट्रप्शन आप लेके आ रहे हो। और डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग एन एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट और सर्विस इनटू सिंपलर, मोर अफोर्डेबल, एक्सेसिबल टू अ ब्रॉडर पॉपुलेशन। कि जो किसी ज़माने में बहुत ही, एक तरीके से हमारा जैसे इंटरनेट लेके चलो आप, किसी ज़माने में इंटरनेट कितना एक्सपेंसिव होता था, कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, बट आज के टाइम पे वो हर सबसे सिंपल सर्विस है, आप जो परचेज कर सकते हो, अफोर्डेबल है हर किसी के लिए, एक्सेसिबल है हर किसी के लिए, और मैक्सिमम जनता, मतलब लगभग लगभग सारी सारी इंडिया की पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़ कर रही है। अब डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन में लो एंड भी होती हैं और न्यू मार्केट डिस्ट्रप्शन भी होता है। अब लो एंड डिस्ट्रप्शन क्या होता है, अ कंपनी एंटर्स अ बॉटम ऑफ एन एग्जिस्टिंग मार्केट विद अ लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल
कॉजिंग इनकम्बेंट्स टू रिट्रीट मार्केट टू हायर मार्जिन सेगमेंट्स। वो क्या करते हैं जो किसी कोई इंडस्ट्री होगी लेट सपोज, उसके निचले तबके के जो लोग हैं, जो चीपर मतलब कि जो चीपर माल बेचते हैं, मतलब जो सस्ते में बेचते हैं, जो जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल नहीं है, वो ये लोग क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन में, लो एंड डिस्ट्रप्ट, नीचे का मार्केट डिस्ट्रप्ट करेंगे और धीरे 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 ऊपर बढ़ते जाएंगे। न्यू मार्केट, a new entrant creates a new market by targeting customers who have never used a similar product before, often by making it accessible or less expensive। भाई इसका तो सबसे बढ़िया एग्जांपल स्विगी जोमेटो है। ये सर्विस पहले किसी के पास थी, या थी भी तो बहुत कम लोगों को पता था, हर किसी के पास एक्सेसिबल नहीं थी। अब डिफरेंस क्या है इनका, कि फोकस्ड ऑन ओवर सर्व्ड कस्टमर्स, वाइल न्यू मार्केट डिस्ट्रप्शन फोकसेस ऑन अंडर सर्व्ड कस्टमर्स। लो एंड में क्या है कि भाई जनता के पास था, ठीक है, ओवर सर्व्ड थे लोग, बट कस्टमर्स, बट न्यू मार्केट वहाँ जाएगा जहाँ कस्टमर्स अनसर्व्ड है, अनडिजर्व्ड कस्टमर, अंडर सर्व्ड कस्टमर्स हैं, अनडिजर्व नहीं, अंडर सर्व्ड कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद 3 कंपोनेंट्स आते हैं डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन के, विच इज़ इनेबलिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल एंड कोहेरेंट वैल्यू नेटवर्क। आप टेक्नोलॉजी को इनेबल करोगे बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए, इनोवेटिव अपने बिजनेस मॉडल को इनोवेट करोगे, ठीक है, न्यू या फिर लो एंड कस्टमर्स आपको जिन्हें भी टारगेट करना है। अगर आपको लो एंड डिस्ट्रप्शन पे जाना है तो आप लो एंड कस्टमर्स टारगेट करोगे, अगर आपको न्यू मार्केट में जाना है तो आप न्यू कस्टमर्स टारगेट करोगे। अब कोहेरेंट वैल्यू नेटवर्क क्या होता है, एक्सेप्टेंस अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क इंक्लूडिंग सप्लायर्स, जो भी आपके वैल्यू नेटवर्क में लोग जुड़े हुए हैं, आपके सप्लायर्स हो गए, ठीक है, मेजरली आपके सप्लायर्स ही हो गए, और कस्टमर्स तो चलो ठीक है आप नए टारगेट करोगे ही, जो भी आपके सप्लायर्स हो गए उनको एक्सेप्टेंस करवाओ कि अब हम ये चीज़ नई स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको हमें इसके लिए हेल्प करनी पड़ेगी। और सस्टेनिंग इनोवेशन क्या होता है, इंक्रीमेंटल एंड टारगेट्स कस्टमर विद इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अब मान लो कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चला आ रहा था, अब आपको इनोवेशन सस्टेन करनी है, तो अब आप उसको इम्प्रूव करते चलोगे, इम्प्रूव करते रहोगे टाइम टू टाइम, ठीक है, वर्जन्स नए नए निकालते रहोगे, ताकि आपके कस्टमर्स जो हैं वो रिटेन रहें, आपके कस्टमर्स रिटेन रहें, ठीक है। तो ये आपकी इनोवेशन को सस्टेन करना होता है। उसके बाद एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मतलब इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज़ करना, ताकि कंपेटिटिवनेस आप इम्प्रूव कर सको और आपका प्रोडक्ट एक थोड़ी एडवांस्ड मेथोडोलॉजी से बने। इसके प्राइमरी एम्स एक बार आप रीड कर लेना, क्या प्राइमरी एम्स होते हैं इसके। इसके 4 लेवल्स होते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं, बहुत लंबी वीडियो जा रही है। 4 लेवल्स होते हैं इसके। सबसे पहले स्टैंड अलोन, मतलब एक ही मशीन पे आपका बन रहा है सेल्स। एक तो स्टैंड अलोन हो गया कि एक मशीन पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरा क्या हो गया, सेल्स हो गए, ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट सच एज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मतलब समझ लो, समझते हैं कि 4 मशीन का ग्रुप है, इस मशीन से एक प्रोडक्ट निकलता है, तो वो सेल्स हो गए मेरे। उसके बाद लिंक्ड आइलैंड्स, सेल्स लिंक्ड टुगेदर। अब जैसे मेरे 4 मशीन का एक सेल था, फिर दूसरी 4 मशीन का एक सेल था, फिर एक और सेल था 2 मशीन का। इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरा लिंक्ड आइलैंड बन जाता है। और फुल इंटीग्रेशन क्या होता है, लिंकेज ऑफ द इंटायर मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब ये सब आप जो कर रहे हो ना, ये सब आपको कंप्यूटर पे करना है, इसको आपको कंप्यूटर पे करना है। अब जो जैसे भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होते होंगे ये उनके थ्रू है। लिंक्ड आइलैंड्स में आप कैड यूज़ कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर ऑगमेंटेड डिज़ाइन ऐसे करके कुछ होता है, कैम, GIT। सिमिलरली फुल इंटीग्रेशन पे आप कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ऑल राइट, कि किस तरीके से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा एडवांस्ड बना सकते हो। फिर की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में कौन सा आता है, एक तो आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी आ गया, सेल्यूलर, जो भी हमने यहाँ पढ़ा ही था। उसके बाद इसमें कोडिंग सिस्टम से आप ग्रुप्स बनाते हो मशीन्स के, कि हाँ इन मशीन्स का ग्रुप बन सकता है। ऑल राइट, फिर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स आ जाती हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं वो अगर रिपीटेडली परफॉर्म हो रहे हैं तो उनके लिए आप न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स, कुछ एक तरीके की टेक्नोलॉजी ही होती है, ठीक है। प्री प्रोग्राम मशीन्स दैट परफॉर्म अ साइकिल ऑफ ऑपरेशंस रिपीटेडली, वो एक ही चीज़ को बार बार करेंगी। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, production machines sequentially connected by automated materials handling and integrated into a computer system। वही बेसिकली मशीन्स कंप्यूटर से कनेक्टेड है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये भी वही है कि डिज़ाइन और मॉडिफाई आप कर रहे हो, डिज़ाइन वगैरह जो भी कर रहे हो आप कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपको अगर कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है तो उसका आप कोड लिख रहे हो, उसको रन कर रहे हो मशीन के ऊपर, मशीन उसको फिजिकल फॉर्म में करके दे रही है, जैसे कि हमारा 3D प्रिंटिंग में होता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग भी सिमिलर है, कि आप पूरे उसको लिंक कर रहे हो एक कंप्यूटर से,
कि अगर यहाँ से अगर स्टार्ट बटन मैंने दबाया तो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी या एंड हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं लीन स्टार्टअप पे कि लीन स्टार्टअप क्या होता है। अभी हमने, अगर आपने देखा होगा, हमने कई सारे कई सारे टेक्नोलॉजीज़ अभी देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं कि इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नए नए स्टार्टअप्स कैसे आ रहे हैं। अब स्टार्टअप के हम देखते हैं कि लीन स्टार्टअप क्या होता है। हमने नॉर्मल स्टार्टअप तो सुना था, ठीक है, नॉर्मल स्टार्टअप हम सब ने सुना है, बट व्हाट इज़ दिस लीन स्टार्टअप? तो लीन स्टार्टअप का मतलब होता है कि आप वाइबल बिजनेस मॉडल ढूंढो। वाइबल बिजनेस मॉडल जो मतलब वेस्टेज कम करे, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट एंड आइटरेटिंग बेस्ड ऑन फीडबैक रादर देन क्रिएटिंग एलैबोरेट अपफ्रंट बिजनेस प्लान। इसमें क्या होगा ना, आप ऐसा प्रोडक्ट ढूंढोगे जो हर कोई यूज़ कर रहा है, प्लस ये प्रोडक्ट आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है, प्लस ये प्रोडक्ट आपका वेस्ट मिनिमाइज भी करता है, ज़्यादा वेस्ट करता नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। इस तरीके का अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो तो उसको बोलते हैं लीन स्टार्टअप। जैसे हमने लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में पढ़ा था, लीन का क्या मतलब होता है कि भाई आपका वेस्ट जो है ना वो मिनिमाइज होना चाहिए। अब यहाँ लीन से मतलब है कि जो भी आपकी, आप सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस, कि प्रोडक्ट आपका वाइबल होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो देख ली जाएंगी। तो मतलब बाकी सब चीज़ें बिल्कुल कम होनी चाहिए, प्रोडक्ट हम ऐसा बनाएंगे। अब ट्रेडिशनल स्टार्टअप और लीन स्टार्टअप में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम ट्रेडिशनल स्टार्टअप की देखें तो इसका बिजनेस प्लान होता है प्लस इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन होता है। लीन स्टार्टअप ये बिजनेस मॉडल्स पे वर्क करता है और हाइपोथेसिस, आप हाइपोथेसिस सोचोगे कि अगर हम किसी चीज़ को इस वे में करें तो क्या रिजल्ट आएगा, इस वे में करें तो क्या रिजल्ट आएगा। न्यू प्रोडक्शन प्रोसेसेस ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट करता है, ये कस्टमर को डेवलप करता है, कस्टमर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इंजीनियर ये एजाइल होते हैं, वाटरफॉल डेवलपमेंट करते हैं, एजाइल डेवलपमेंट होता है इनका भी, डेवलपमेंट तो इनका भी एजाइल होता है, बट आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल। मतलब आप कई सारे आइटरेशंस करोगे, कई सारे ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड्स करोगे, और उसके बाद धीरे 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 थोड़ी सी चीज़ अपनी बढ़ाते जाओगे एंड देन यू हैव अजाइल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ये फंक्शंस के थ्रू डिपार्टमेंट बनती है, बट ये लीन स्टार्टअप ना टीम्स होती हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि भाई ये फाइनेंस का फंक्शन है, ये मेरा परचेज का फंक्शन है, ये मेरा फलाने का फंक्शन है ना। कस्टमर एंड एजाइल डेवलपमेंट टीम्स होते हैं। कस्टमर भी कहीं ना कहीं आपकी टीम का पार्ट होता है। रिपोर्टिंग, यहाँ पे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट, जैसे बैलेंस शीट होगी, पीएनएल होगी, ये सब करते हो, बट लीन स्टार्टअप में आप वही मेट्रिक्स यूज़ करते हो जो एक्चुअल में मैटर करती हैं एक बिजनेस को। मतलब एक्विजिशन कॉस्ट हो गई, प्लस कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, कस्टमर की साइकिल क्या है, कस्टमर कैसे कैसे हम कस्टमर से कैसे कैसे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, कौन सा कस्टमर हमारे लिए प्रॉफिटेबल है नहीं है, प्लस कस्टमर को कैसे वैल्यू ऐड करनी है, लाइफ साइकिल ऑफ कस्टमर क्या है, इन सब चीज़ों पे वर्क करते हो। फेलियर क्या होता है? एन एक्सेप्शन होता है भाई, फेलियर एन एक्सेप्शन, यो हो फेल हो गया शिट। बट लीन स्टार्टअप में एक्सपेक्टेड होता है कि आप फेल तो करोगे ही, आपको आइटरेशंस करने पड़ेंगे, पिवट मतलब चीज़ें दोबारा से रिविजिट करनी पड़ेंगी, और कोई और ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा चीज़ें करने के लिए। दैट इज़ फेलियर। स्पीड, ये कंप्लीट डेटा पे ऑपरेट करता है, मेजर्ड होती है आपकी स्पीड, बट यहाँ पर रैपिड, फटाफट से कुछ करना होगा। ऑपरेशन गुड, हाँ ठीक है चलेगा चलेगा चलेगा, इस पर देखते हैं इस पर देखते हैं इस पर देखते हैं। यहाँ पे आप रिसर्च करके पूरा डेटा बनाते हो कि हाँ ये कंप्लीट डेटा है, अब हम इस पर काम करेंगे, तो थोड़ा धीरे भी आपका काम होता है यहाँ पे। अब मेथोडोलॉजी, द कोर ऑफ द लीन स्टार्टअप इज बिल्ड, मेजर, लर्न, फीडबैक लूप। आप बिल्ड करो, फिर मेजर करो, फिर लर्न करो, और फिर फीडबैक लो, और फिर दोबारा से बिल्ड करो, मेजर करो, लर्न करो, फिर दोबारा से बिल्ड करो, मेजर करो, लर्न करो, जब तक आप एक मोस्ट वायबल प्रोडक्ट ना बना, मिनिमम है ना, हाँ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ना बना दो। ठीक है, द रिजल्ट्स आर मेजर्ड थ्रू डेटा, कंपनी लर्न्स। 5 वाइज, आपको अपने 5 वाइज लिखने पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि अगर ये इशू आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसके 5 रीजंस लिखो कि ये मेरे क्यों इशू आ रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 वाइज आपके होने चाहिए रेडी, ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एजाइल ऑर्गेनाइजेशन, एजिलिटी का क्या मतलब है? एजाइल तो हम कर रहे हैं जब से, बट एजाइल होता क्या है, एजिलिटी क्या होती है? एजिलिटी होती है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हो, उससे तुरंत आपका रिएक्शन क्या निकल के आता है, उसको कहते हैं एजिलिटी। जैसे डॉग्स के अंदर एजिलिटी टेस्ट होता है, मतलब उनका दिमाग कितनी तेज़ चलता है, प्लस वो अपने आप को सिचुएशन से कैसे निकालते हैं, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं चीज़ों को, उसको कहते हैं एजिलिटी। प्लस वो कितने फास्ट हैं, ठीक है, वो होती है एजिलिटी।
तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये सारे अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आने हैं, इसलिए एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस. अब एन एजाइल ऑर्गेनाइजेशन इज वन हु स्ट्रक्चर पॉलिसीज कैपेबिलिटीज आर डिजाइन टू अलाउ एम्प्लॉयज टू रिस्पॉन्ड क्विकली. कि आपने इस तरीके से अपने अब ऐसा है कि अगर आपको कुछ रिपोर्ट करना है, ठीक है, आपको हायरार्की पे जाना पड़ेगा कि पहले आप अपने सीनियर को रिपोर्ट करोगे, फिर वो बंदा मैनेजर को जाके रिपोर्ट करेगा, फिर वो उसके ऊपर वाले बंदे को रिपोर्ट करेगा, फिर ऐसे करके चेन चल के फिर जाके टॉप लेवल पर बात पहुंचेगी. तो ऐसे में तो कितना ही टाइम चला जाएगा. ऐसे आप कैसे एजाइल बनोगे, नहीं बन सकते. तो इसलिए इस तरीके से आपको अपनी पॉलिसीज़ प्लस आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा कि अगर कोई इशू कोई बंदा फेस करता है तो वो तुरंत जाके जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो उस चीज़ पर एक्शन लेने के काबिल है उसको जाके वो रिपोर्ट कर सके. ऑलराइट. प्लस अब ये लेके आ रहे हैं पैराडाइम शिफ्ट. पैराडाइम शिफ्ट कैसे? अब ट्रेडिशनल एक मशीन की तरह चलती है, जैसे मैंने बताया ना कि ये पहले यहाँ फिर यहाँ ऊपर ऊपर जाते जाएंगे. यहाँ पर क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है. नेटवर्क ऑफ एम्पावर टीम्स दैट कैन अडेप्ट एंड इवॉल्व. अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो जो सेल्स होते हैं वो हायरार्की में चलते हैं कि पहले हम आरबीसी को बताएंगे, फिर डब्ल्यूबीसी को. मतलब मुझे पता नहीं बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट, मैं बस ऐसे ही बराबर कर रही हूँ, बट ऐसा तो है नहीं है ना कि ऐसे जाएगी ऐसे ऐसे जा कि फिर हमारे ब्रेन पे बात पहुँचेगी, फिर हमारा ब्रेन हमें फिर जो हमारा ब्रेन है वो सेल्स को सिग्नल देगा कि भाई अब आपको ये सब करना है फलाना दिमाग का, मतलब बचाने के लिए इंसान को. ऐसा नहीं है ना, तुरंत एक्शन होता है हमारी बॉडी में. अब वो कोई भी लेता हो तुरंत एकदम चलती हैं सारी चीज़ें. सो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रखना है. इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार आप रीड कर लेना. अब स्टार्टअप्स और इनक्यूम्बेंट्स में क्या अंतर होता है? स्टार्टअप्स होते हैं कि वो बने बनाए बिजनेस होते हैं, बने बनाए बिजनेस, ठीक है. उनको उनको क्या चाहिए होती है, सिर्फ उनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, या फंडिंग कह लो, गाइडेंस फंडिंग ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हें कि भाई वो अपना काम कर लें, ठीक है, कि भाई उनका काम चलता रहे. बट जो इनकम्बेंट्स होते हैं इनके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता, इनके पास सिर्फ एक आइडिया होता है, सिर्फ एक आइडिया, उस पर ये लोग वर्क कर रहे होते हैं. अब इनको वर्क करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट देना, प्रॉपर फंडिंग देना, प्रॉपर मेंटरशिप देना, वो इन इनकम्बेंट्स का काम होता है, ठीक है. तो जिन लोगों के पास सिर्फ आइडिया है, वो अपने आइडिया को डेवलप करना चाहते हैं, वो इनकम्बेंट्स होते हैं. जिन लोगों ने अपने आइडिया को डेवलप कर लिया, उससे अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, बिजनेस मॉडल बना लिया, उससे वो अर्न भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो लोग स्टार्टअप्स कहलाए जाते हैं, ठीक है. अब प्री स्टार्टअप स्टेज क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट स्टेज वेयर आइडिया इज कंसेप्चुअलाइज्ड. तो इनकम्बेंट्स में आपके प्री स्टार्टअप लोग बैठते हैं. स्टार्टअप स्टेज क्या होती है कि अब वो मार्केट फिट है जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, अब हम उसको बेच सकते हैं, अब हमें कस्टमर वैलिडेशन चाहिए और टेस्टिंग चाहिए. स्केल अप क्या होता है? द स्केल फिट स्टेज इज फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग ग्रोथ एंड मूविंग टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी. तो कोई भी अगर स्टार्टअप आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टअप टिपिकली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. स्टेज 1 क्या है? प्री स्टार्टअप. एक स्टार्टअप स्टेज और लास्ट है स्केल अप, कि अब आपका प्री भी निकल गया, ठीक है, आप स्टार्टअप ने भी आपने डेवलप कर लिया, कस्टमर वैलिडेशन टेस्टिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई, अब आप स्केल अप करने वाले हो. यहाँ पे मैंने आपको बेसिक डिफरेंस समझा दिया स्टार्टअप और इनकम्बेंट्स का क्या होता है. आप यहाँ से एक बार डिटेल में रीड कर लेना, ठीक है, रीड दिस. उसके बाद हम आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या डिफरेंस होता है. अभी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? देखो, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस खुद बनाता है, अपना बिजनेस खुद बनाता है, सारे डिसीजंस खुद लेता है, वो ओनर होता है बेसिकली. बट जब एक लेवल के बाद जो एंटरप्रेन्योर है वो इतने डिसीजंस, इतनी मगजमारी नहीं कर सकता अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अब वो थोड़ा शांति में जीना चाहता है, तो वो हायर करता है एंटरप्रेन्योर को. एंटरप्रेन्योर की ना सोच, जो उसकी सोच है वो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर जैसी होती है, बस वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो अपनी सैलरी एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी अर्निंग करता है किससे? अपने स्टॉक से, या अपने जो भी, वो ओनर होता है बेसिकली, राइट. बट जो इंट्राप्रेन्योर होता है ना, वो क्या होता है? उसको वो सैलरीड पर्सन होता है, ठीक है, उसको ऑर्डर्स भी लेने पड़ते हैं, बट उसके पास फ्रीडम होता है कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हित में डिसीजन ले सकता है. उसको अगर कोई चीज़ न्यू लेकर आनी है तो वो भी कर सकता है. जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सुंदर पिचई, गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, ठीक है. ही इज़ एन इंट्राप्रेन्योर. वो गूगल को ऐसे ही चलाते हैं जैसे वो उनकी कंपनी हो, बट वो उनकी कंपनी नहीं है, ठीक है.
इंटरप्रेनर तो एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, की बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है उसके अंदर एंटरप्रेन्योर की सोच वाला बंदा लेके आना है, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। इसका पर्पस क्या होता है? टू स्पीड अप इनोवेशन, काउंटर स्टैग्नेशन विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर एक एंटरप्रेन्योर ने पूरा बिजनेस सेटअप कर दिया, अब उसके अंदर नया वो स्टैग्नेट हो गया है कि अब वो और अलग कुछ सोच नहीं पा रहा है उसके अंदर, तो इसलिए वो इंटरप्रेन्योर को लेके आते हैं ताकि वो नई तरीके की सोच लेकर आए और ये एक ऐसे ही जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी ऐसे ही वर्क करे जैसे इट इज़ अ स्टार्टअप। ठीक है। उसके बाद इनोवेशन हब्स एंड इंक्यूबेटर्स। अब हब्स और इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? हब होता है इनोवेशन, ये रिसर्चर्स को लेके आता है, क्रिएटर्स को लेके आता है, इनोवेटर्स को लेके आता है ताकि वो आइडियाज़ बनाएं, आइडियाज़ को बेसिकली बॉन्ड मतलब आइडियाज़ को पैदा करें। इनोवेशन हब वो होता है। इंक्यूबेटर क्या होता है? जो ये आइडियाज़ हैं इनको आप इंक्यूबेट करके एक बच्चा बनाना है बेसिकली। इनोवेशन हब क्या करता है ना, वो आपको एग देता है लाके। ठीक है, एग देता है कि भाई इसमें एग है, ये हमने आइडिया, सो आइडिया इज़ योर एग। अब इस एग को अगर उसमें से चिकन निकालना है, अगर चिकन निकालना है, चिकन का बच्चा, ठीक है, चूज़ा निकालना है, तो उसको आपको इंक्यूबेट करना पड़ेगा, राइट? जैसे हम हेंस करती हैं, इंक्यूबेट करती हैं अपने एग को। तो वही इंक्यूबेटर वो आइडिया को इंक्यूबेट करते हैं, आइडिया को बेसिकली पकाते हैं, मतलब बहुत ही अलग जा रहा है, पकाते हैं मतलब, ठीक है, उसको प्रॉपर चीज़ें देते हैं, न्यूट्रिशन फलाना ढिमाका चीज़ें देते हैं ताकि वो स्टार्टअप बन सके अर्ली स्टेज। तो जो हमने स्टार्टअप की स्टेज देखी थी ना, वो प्री स्टार्टअप स्टेज पर जाके पहुंच सके, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर्स। ठीक है, विदाउट अ क्योंकि इंक्यूबेटर एक आइडिया जब आप इंक्यूबेट करोगे तो आपके पास कोई बिजनेस मॉडल तो होगा नहीं, यू जस्ट हैव एन आइडिया कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ये सब आपको सोचना है। और वो आपको इंक्यूबेटर चीज़ प्रोवाइड करती है, उसमें जो भी आपको नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, कोई भी आपको मेंटरशिप चाहिए या कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, फंडिंग्स भी एक तरीके की चाहिए, जो सब आपको इंक्यूबेटर प्रोवाइड करता है। अब इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में क्या डिफरेंस होता है? एक एक्सेलरेटर भी होता है। इंक्यूबेटर तो देखो एक आइडिया को प्री स्टार्टअप स्टेज पे पहुंचा रहा है, एक्सेलरेटर पता है क्या करता है? एक स्टार्टअप स्टेज वाली चीज़ को स्केल अप में पहुंचाता है और स्केल अप से आगे बढ़वाता है बेसिकली। इंक्यूबेटर के प्राइमरी आइडेंटिफायर्स क्या है? कि गाइड करते हैं, सीड फंडिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। एक्सेलरेटर क्या होता है? इनको रैपिड ग्रोथ करानी है, इनके इनके पास ऑलरेडी एक MVP है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, इनको एक सेट टाइम फ्रेम दिया जाता है कि भाई एक्सेलरेटर में जा रहे हो आप, मान लो 5 महीने में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है एक अलग लेवल पे, तो यहाँ पे आपको मेंटरशिप देते हैं, इंडस्ट्री कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सको। ठीक है, ये मेरा एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर हो गया। अब सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स क्या होती हैं, ये सब हमने कवर कर लिया। सप्लाई चेन पार्टनरशिप्स, अब देखो सप्लाई चेन मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, सप्लाई चेन आपके सप्लायर्स हो गए, ठीक है, आप खुद हो गए, आपके मैन्युफैक्चरर हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, ये बहुत सारे लोग हैं जो भी आप जिस स्टेज पर हो उसके आगे और एंड कंज्यूमर तक जो भी चीज़ जा रही है, ये जो पूरी सीरीज़ है इसी को हम सप्लाई चेन बोलते हैं। तो अब सप्लाई चेन पार्टनरशिप कैसे आपको करनी है, इसकी 3 अप्रोचेस हैं। सप्लाई चेन इनोवेशन आपको लेके आनी है, आप रैपिड रहो, मतलब स्पीड एंड एफिशिएंसी मेंटेन करो, एजाइल रहो, एजाइल तो हमें रहना ही है आज के टाइम पे, रिस्पॉन्ड करो जो भी चेंजेस आ रहे हैं डिमांड में या किसी भी चीज़ में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाओ। अब सप्लाई चेन में अगर आपको रिस्पॉन्स देना है तो आपको डिमांड ही आपकी बेसिकली एक ट्रिगर फैक्टर होगा, राइट? और लीन मतलब कि वेस्ट आपका कम से कम हो। अब इसके 5 एसेंशियल्स होते हैं फॉर सीमलेस कोलैबोरेशन, क्योंकि एक सप्लाई चेन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपस में सीमलेसली कोलैबोरेट कर सकें, उसके लिए 5 चीज़ें एसेंशियल होती हैं। जैसे कि आप रियल टाइम डेटा शेयर करो, प्लस कन्फिगरेबल वर्क फ्लोज बनाओ। कन्फिगरेबल वर्क फ्लोज मतलब आप डिसाइड करके उनको कन्फिगर कर सकते हो कि अगर मैं इस सप्लायर के साथ मेरा कोई कॉन्टैक्ट है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हम ये वाला वर्क फ्लो फॉलो करेंगे, इस सप्लायर के साथ तो ये वाला वर्क फ्लो फॉलो करेंगे। फिर आप AI एंड मशीन लर्निंग को इंक्लूड करोगे फॉर थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, इन कॉन्टेक्स्ट मैसेजिंग फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन, एंड टू एंड विजिबिलिटी आपके सारे सप्लाई चेन पार्टनर्स को होनी चाहिए, तभी आप एक सीमलेस कोलैबोरेशन कर सकते हो। अब इसका प्राइमरी गोल क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन। भाई यार, कॉस्ट रिडक्शन सप्लाई चेन कोलैबोरेशन का यही है ना कि अगर मेरी सारी चीज़ें रियल टाइम बेसिस पर हर किसी के साथ शेयर हो रही हैं तो मेरे कोई फालतू के एक्सेसिव ऑर्डर्स नहीं प्लेस होंगे। ठीक है, जो भी मुझे रॉ मटेरियल या मुझे रिटेल के लिए जो भी सामान चाहिए वो मुझे टाइम पे मिलेगा, मेरा लीड टाइम कम होगा। ठीक है, लीड टाइम कम होगा तो
कस्टमर को मैं जल्दी केटर कर पाऊंगी, मेरी बाकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन गोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड पार्टनरशिप्स। अब इसी सप्लाई चेन वाले कॉन्सेप्ट में एक आपका न्यू कॉन्सेप्ट जर्नल की केस स्टडी में पूछा गया था, विच वॉज बुलविप इफेक्ट। बुलविप इफेक्ट। अभी बुलविप इफेक्ट क्या होता है? अब देखो, बुल मतलब गेंडा ना, हाँ, बुल मतलब गेंडा है, जो भी समझ लो। अब अगर बुलविप है, अगर आप उसको चाबुक मारो तो वो एकदम दौड़ता हुआ भाग जाएगा, एजिटेट हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, वो इधर उधर भागने लगेगा बिना किसी, मतलब बहुत अजीब अजीब हरकतें करेगा। जैसे बुल फाइटिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बुल फाइटिंग के, तो वो उसको रेड कलर का कपड़ा दिखाते हैं, राइट, रेड कलर का, और वो भागने लगता है एकदम बिना कुछ सोचे समझे, उससे ट्रिगर हो जाता है वो। तो बुल विप इफेक्ट, कि भाई सप्लाई चेन में ऐसा क्या ट्रिगर मिल रहा है पूरी सप्लाई चेन को कि सब कुछ एकदम रकस फैल जाता है पूरी सप्लाई चेन में। तो उसी में हम बुलविप इफेक्ट पढ़ते हैं। बुलविप इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिमांड वेरिएबिलिटी। जब आपकी आपकी सप्लाई चेन में आपको पता ही नहीं है, आपको विजिबिलिटी नहीं है सॉरी, आपको विजिबिलिटी नहीं है कि रिटेलर के यहाँ पे क्या डिमांड का फ्लो है, ठीक है, मैन्युफैक्चर के आगे यहाँ क्या डिमांड का फ्लो है, होलसेलर के पास क्या डिमांड का फ्लो है, ठीक है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई कितना मुझे प्रोड्यूस करना है? मतलब अगर रिटेलर है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे कितना स्टॉक में रखना है? डिस्ट्रीब्यूटर कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे कितना स्टॉक में रखना है ताकि मैं रिटेलर्स को पहुंचा पाऊँ? मैन्युफैक्चर सोचेगा कि मैं कितना प्रोड्यूस करूँ जो होलसेलर के पास पहुँचे, फिर रिटेलर के पास पहुँचे, फिर एंड कंज्यूमर को मिल जाए वो चीज़। तो इससे क्या होता है? एक्सेसिव फालतू का स्टॉक बिल्डअप होता है, तो इसको बोलते हैं बुलविप इफेक्ट। अब ये बुलविप इफेक्ट आता कैसे है? ये स्टार्ट होता है कंज्यूमर से। कंज्यूमर इज़ द ट्रिगर पॉइंट फॉर बुलविप इफेक्ट। अब आप देखो, ये समझ लो जैसे कोविड-19 में टॉयलेट पेपर के साथ हुआ था अमेरिका में, ठीक है। वहाँ पे टॉयलेट पेपर या डायपर्स की एकदम तंगी पड़ गई थी, मतलब इतना ख़त्म हो गए थे बिल्कुल, लोग सेंध सेंध के रख रहे थे कि भाई, वो अपने कबर्ड्स में टॉयलेट पेपर पूरी जगह उन्होंने रख रखा था कि भाई पता नहीं मार्केट में रहेगा या नहीं रहेगा, बट पैनिक बाइंग किसी ने की और उसे पूरा इफेक्ट, एक बटरफ्लाई इफेक्ट आ गया। कैसे? अब मान लो जैसे ही बोल रहा है, वो पैनिक बाइंग इसने कर ली, ठीक है, इसने कहा मुझे तो 10% एक्स्ट्रा चाहिए, ये 10% एक्स्ट्रा लेके गया। इसको क्या लगा, ओह मेरी तो शेल्फ एम्प्टी हो गई, यानी कि मुझे डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मुझे 20% और मैं मतलब 10% की डिमांड, उसने कहा कि मैं 20% मंगा लेता हूँ। ये बंदा सोच रहा है कि भाई थोड़ा सेफ भी तो रहेंगे, कि अगर मान लो कल को किसी ने ज़्यादा खरीद लिया तो मेरे पास सेफ्टी स्टॉक तो रहना चाहिए। फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर गया, ओहो भाई ये तो 20% मांग रहा है, इसका मतलब भाई ट्रेंड में है, चीज़ ट्रेंड में है, डिमांड ट्रेंड हाई है, तो मैं भी 40% का ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, मेरे पास भी स्टॉक रहना चाहिए। वो बोलेगा कि भाई मेरे पास भी स्टॉक रहना चाहिए। फिर वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर बोलेगा ओहो भाई साहब 40% इसने प्रोड्यूस किया है, मतलब कि मुझे 60% तो एटलीस्ट प्रोडक्शन करके चलना पड़ेगा। ये अपनी तरफ से भी परसेंटेज ऐड कर रहे हैं, आपने देखा, ये अपनी तरफ से परसेंटेज ऐड कर रहे हैं, 10% इन्होंने ऐड की, इसने 20 ही कर दी, 20% ऐड कर दी। हाँ, मैन्युफैक्चर का भी ये रिएक्शन है, देखो टॉयलेट पेपर का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। अब इससे क्या हो गया, भाई इसने प्रोड्यूस करके रख दिया, पूरी इसकी इन्वेंट्री में ये टॉयलेट पेपर ही भरा हुआ है, इसका वर्किंग कैपिटल भी टाई अप हो गया। वर्किंग कैपिटल भी देखो, अब इसने इन्वेंट्री में रखा होगा तो क्रेडिट पे जो भी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह लिया होगा, प्लस इसका जो उसने रेंट दिया होगा वेयर हाउस का, ठीक है, हर किसी का तो वेयर हाउस होता नहीं है, अज्यूम करके चलते हैं रेंटेड है, इसकी कॉस्ट अटक गई, इसका वर्किंग कैपिटल अटक गया, वर्किंग कैपिटल अटक गया, इसकी लिक्विडिटी खत्म हो गई, तो ये बुलविप एकदम से डिस्ट्रप्शन आ गया पूरी इनकी सप्लाई चेन में। तो अब इसी को बुलविप इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे हम नीचे पढ़ेंगे कि स्मॉल चेंज इन रिटेल ऑर्डर्स, ये क्या रिजल्ट करेगा, सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस इन नीड एट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। इसको लगे ओहो 10% ही इसने बाई किया, बट मेरा चेंज पूरा 60% का आ गया, कि भाई उसने थोड़ा सा पैनिक बाइंग क्या कर ली, ये लोग तो पागल ही हो गए बिल्कुल ही, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन एकदम ही सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएट कर दिया। अब इस सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन से क्या हो गया, एक तो मेरी इनएफिशिएंसी आ गई प्रोडक्शन में, प्लस मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, इसको भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको तो क्या है, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है, इसने तो 10% और एक्स्ट्रा खरीद लिया। तो सिमिलर मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, कोविड-19 में ऐसा हुआ था, पैनिक बाइंग ऑफ, जैसे इंडिया में सैनिटाइजर्स डिसइंफेक्टेंट्स की पैनिक बाइंग हुई थी, इतनी इस लेवल पे नहीं हुई थी जितनी अमेरिका में टॉयलेट पेपर और डायपर्स की हुई थी, ठीक है। तो रिटेल स्टोर्स पे क्या हुआ, फिर इंक्रीज ऑर्डर स्टॉक्स हो गए,
ठीक है, स्टॉक अप करने के लिए सप्लायर ने मतलब रिटेल ने रिटेल स्टोर वाले ने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को एकदम हाई ऑर्डर दिया, इसने आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग को दिया और फिर रॉ मटेरियल में इनका बढ़ गया सब कुछ, राइट। बेसिकली ये इमेज तो आपका पूरा समराइज करिए, इसी को बोलते हैं बुलविप इफेक्ट, डिमांड एम्पलीफिकेशन। अब इसके कॉजेज क्या क्या हैं, अब देखो इसके कॉजेज क्या हैं। अब इस बंदे को, इसके यहाँ पे जो डिमांड की कंडीशन है, इसको कोई विजिबिलिटी नहीं थी, इसको नहीं पता। इसने जब ऑर्डर प्लेस किया तभी इसको पता चला। अगर ऐसा होता कि इसको भी विजिबल होता कि यहाँ पे डिमांड क्या जा रही है, इसको भी विजिबल होता कि कस्टमर की यहाँ पे डिमांड क्या जा रही है, तो क्या ये सिचुएशन अकर होती? ये सिचुएशन अकर नहीं होती, क्योंकि सबको पता है कि भाई इसने 10% ही मांगा था, ठीक है, 10% ही बढ़िया, तो ये अकॉर्डिंगली ये सब 10% ही बढ़ाते हैं अपनी डिमांड को, बट इन्होंने 60% 50% ज़्यादा बढ़ा दी, गलत कर दिया। तो इसलिए जो आपकी सप्लाई चेन अपनी इतनी कॉम्प्लेक्स बना रखी है, हर इंटरमीडियरी अपना डिफरेंट मेथड यूज़ करता है डिमांड फोरकास्ट करने का। इसने सोचा ओह सेफ्टी स्टॉक कर लेते हैं, इसने सोचा ओह मैं भी सेफ्टी स्टॉक करूँगा, और इसने तो हम तो अलग ही प्रोड्यूस करेंगे कुछ। बैच ऑर्डर्स मंथली और वीकली, भाई बैच ऑर्डर्स का भी डिफरेंस आ सकता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो मंथली ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, कुछ होते हैं जो वीकली ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, बट ऊपर ऊपर से क्या दिखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी दिखती है, कितना ऑर्डर प्लेस किया। तो इससे ठीक से वो क्या मतलब वो ठीक से असेस नहीं कर पाते कि मतलब मेरी डिमांड है कितने की, उसी के हिसाब से उन्हें आगे डिसीजन लेना है, वो नहीं ले पाते। प्लस प्राइस प्रमोशन, यूज़ आर्टिफिशियल स्पाइक, कॉज आर्टिफिशियल स्पाइक्स। मान लो इसने इसने प्रॉफिट करने के चक्कर में, अपनी सेल्स बढ़ाने के चक्कर में इसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया टॉयलेट पेपर पे 30% का। लोगों में हु हाहाकार मच गया, ओहो टॉयलेट पेपर सस्ता हो गया, लो जी जाके खरीद लो, बहुत सारा सस्ता मिल रहा है। अमेरिका में तो वैसे ही टॉयलेट पेपर यूज़ होता है, वो लोग एकदम पागल ही हो गए कि भाई अब तो सारा खरीदेंगे। तो आर्टिफिशियल स्पाइक हो गई डिमांड में, फालतू की डिमांड तो उतनी थी ही नहीं, ज़बरदस्ती लोग खरीदने जा रहे हैं। फिर अब लॉन्ग लीड टाइम्स क्रिएट अनसर्टेनिटी। अब जब इसके पास अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो लोग इधर उधर भटकेंगे, खरीदेंगे, तो लोग इनको लगेगा कि भाई अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, पता नहीं टॉयलेट पेपर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, तो जितने मिलेंगे उतने खरीद लेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग ही नहीं है, इनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं है। वो बस इसको बता रहा है कि भाई इतने इतने ऑर्डर मुझे अगली बार चाहिए, इसको बता रहा है कि भाई मुझे इतना चाहिए, ये सोच रहा है कि चलो भाई इतना इतना ऑर्डर आ रहा है तो मैं प्रोड्यूस कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन की बेस से तो शेयरिंग है ही नहीं ना किसी की, तो ये डिमांड की इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। अब इसकी वजह से लॉसेस क्या हो रहे हैं? मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, मेरी ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, मुझे लेबर ज़्यादा लगानी पड़ी, मेरी लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, मुझे स्टॉक आउट्स होने लगे, मुझे डिलीवरी में डिले हो रही है, ठीक है, कस्टमर डिससेटिस्फाइड है कि भाई ये तो मिल ही नहीं रहा, राइट। ओवर प्रोडक्शन, एक्सेसिव इन्वेंट्री क्रिएट्स वेस्ट। अब देखो एक्सेसिव इन्वेंट्री है, मेरा वेस्ट ही तो जाएगा। अगर मान लो इतनी डिमांड तो सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे से गलत मुझे पता चला, तो फिर लोगों की डिमांड तो उतनी फुलफिल होगी ना, जितनी डिमांड है उतनी फुलफिल होगी। आप ज़्यादा प्रोड्यूस करके रख लोगे तो ये तो वेस्ट जाएगा ना, दैट इज़ वाई ये मेरे लॉसेस हो गए। उसके बाद अब इस विप को कैसे काम करें, इस इफेक्ट को कैसे हम ख़त्म करें, बेसिकली रेमेडियल एक्शंस हमारे क्या हो सकते हैं। तो आप रियल टाइम डेटा शेयर करो अलॉन्ग द चेन। उसके लिए आप क्या लगा सकते हो, ईटीपी सिस्टम्स यूज़ कर सकते हो कि बेसिकली हर किसी को पता हो कि डिमांड चल कितनी रही है। जैसे कि एशियन पेंट्स ने कर रखा है, उनके हर आउटलेट पे जो भी, जैसे आप देखते हो ना छोटे छोटे शहरों में भी उनके जो आउटलेट्स हैं उनको पता होता है कि ये कलर कैसे बनना है, या ये कलर मेरा कौन से आउटलेट पे मिलेगा, कौन से स्टोर पे मिलेगा। तो उनको पूरे उसकी नॉलेज है, पूरी डिमांड की उनको आइडेंटिफिकेशन है। फिर इससे क्या होगा, आप अपने लीड टाइम्स कम करो, ठीक है, आप उतना ही स्टॉक मेंटेन करके करो ताकि लीड टाइम्स कम हो। अगर आपका ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है तो लीड टाइम्स अपने आप कम हो जाएंगे। प्लस छोटे छोटे ऑर्डर्स दो, ज़्यादा ऑर्डर्स दो। तो ये हम कहाँ पे सीखते हैं, जीआईटी में सीखते हैं, जस्ट इन टाइम में, कि जितनी डिमांड है उतना हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, हम खुद से फोरकास्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को। थर्ड पार्टी लिमिटेड ऑर्डर्स आप कर सकते हो। प्लस स्टेबल प्राइसिंग रखो, आलतू फालतू के हैवी डिस्काउंट्स मत दो ताकि लोग फालतू में इतना ज़्यादा ना खरीदें। प्लस बेटर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग। तो वो भाई आप जब रियल टाइम डेटा शेयर करोगे तो ये आपका अपने आप पूरा हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट द बुलविप इफेक्ट।
ये आपकी केस स्टडी का टॉपिक था और ये एग्जाम में भी कहीं ना कहीं आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सप्लाई चेन आप देखो, ठीक है, सप्लाई चेन में आपका इतना नहीं बता रखा है इसके अंदर, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद हमारा ये खत्म हो गया, इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स हमने देख लिए। अब हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू, कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। अब बिजनेस मॉडल्स हम एक बार चेक कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था हाइपर डिस्ट्रप्टिव मॉडल। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है फ्री मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल, फ्रीमियम, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हाइपर मार्केट, एक्सेस ओवर ओनरशिप, सर्विस इकोसिस्टम मॉडल। अब ये है क्या इसमें और भी है, एक्सपीरियंस और डिमांड मॉडल। अब ये फ्री मॉडल क्या है? फ्री मॉडल है वो आपको फ्री में चीज़ें दे रही हैं। आपको कि अगर ये फ्री में दे रही है तो ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट कर रही है? बहुत अच्छी चीज़ होती है एड्स से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एडवर्टाइजिंग, हिडन रेवेन्यू मॉडल, यूजर्स रिसीव अ फ्री सर्विस एंड एडवर्टाइजर्स पे द कंपनी फॉर एक्सेस टू द ऑडियंस। जब यूट्यूब प्रीमियम नहीं था, हमारा यूट्यूब फ्री मॉडल में कवर होता था, हमारा यूट्यूब फ्री मॉडल में आता था, उसका हाइपर डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल फ्री मॉडल था। क्रॉस सबऑर्डिनाइजेशन, रेजर ब्लेड बिजनेस मॉडल, मतलब सेलिंग प्रिंटर्स चीपली टू बिल्ड डिमांड फॉर हाई मार्जिनिंग कार्टेजेस। अब ये देखो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट चलते हैं कि उन्होंने प्रिंटर्स ही चीप बनाने शुरू कर दिए कि सस्ते प्रिंटर्स बेचो तो लोग खरीदेंगे। अब प्रिंटर खरीदेंगे तो उसमें लगती है इंक, अब इंक खरीदनी पड़ेगी, तो इंक की डिमांड बढ़ानी है तो भाई प्रिंटर्स आप चीप बेचो। उसके बाद ओपन सोर्स, फ्री एक्सेस और गिफ्ट मॉडल, आप गिफ्ट कर सकते हो किसी को, जैसे विकीपीडिया एंड अपाचे ओपन ऑफिस, ये आप गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑफन अपॉन बाय कम्युनिटी ऑफ यूजर्स, जैसे विकीपीडिया फ्री है, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें आप डोनेशन देते हो, ठीक है, डोनेशन। और ओपन सोर्स उसको कोई भी जाके एडिट कर सकता है, राइट। तो इसलिए उसकी ऑल्दो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, बट स्टिल फ्री है, कुछ तो नॉलेज मिलती है उससे। प्लस प्रमोशंस आप कर सकते हो, गिफ्ट एट सुपर मार्केट आफ्टर स्पेंडिंग अ सर्टेन अमाउंट, आपको गिफ्ट्स दे सकते हैं, आपकी डिमांड बढ़ जाए, मतलब आपका क्या है, रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है प्रमोशन से। क्योंकि अगर आप मान लो प्रमोशन कर रहे हो किसी टॉपिक का, आप फ्री में चीज़ें दे रहे हो बट आप प्रमोशन भी कर रहे हो, तो जो आपको प्रमोशन करवा रहा है वो तो आपको पैसे दे रहा है ना, दैट इज़ इट। फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल, आप सब्सक्रिप्शन दे लेते हो किसी चीज़ का, जैसे आज के टाइम पे अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 चलाना है, मैं एम एस ऑफिस 2016-18 इनकी बात नहीं करी, 2019, अगर आपको 365 चलाना है तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा, राइट। अगर आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो आपको फ्री में नहीं मिलता। मैगजीन्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। OTT नेटफ्लिक्स का, वो आपका सब्सक्रिप्शन पे ही चलता है, नेटफ्लिक्स आपका सब्सक्रिप्शन पे ही चलता है, वो फ्री में नहीं चलता, राइट। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलते हैं, ये अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू पैसा कमाते हैं, सब्सक्रिप्शन फ़ी के थ्रू पैसा कमाते हैं। प्लस फिर आ जाता है फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल में आ गया आपके स्पॉटिफाई आ गया, ठीक है, वो आपको फ्री में भी चीज़ें दे रहे हैं प्लस वो पैसे भी लेते हैं। यूट्यूब आपका प्रीमियम में आ गया कि भाई अगर आपको एड्स देखने हैं तो आप फ्री में चलाओ, नहीं देखने तो आप प्रीमियम ले लो। स्पॉटिफाई में भी अगर एड्स देखने हैं तो फ्री में चलाओ, नहीं देखने तो प्रीमियम ले लो। जितनी भी चीज़ें हैं फ्रीमियम मॉडल में कवर होती हैं, ठीक है। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉडल्स, जैसे कि B2B, B2C, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, जैसे इंडिया मार्ट, अली बाबा, ये सब क्या है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल्स हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो, ये सब क्या है, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल्स हैं, कि ई कॉम प्लेटफॉर्म्स हैं सारे। प्लस कस्टमर टू कस्टमर, जैसे eBay हो गया, OLX हो गया, क्विकर हो गया, जिन पे आप सेकेंड हैंड गुड्स बेच सकते हो अपने। कस्टमर टू बिजनेस भी मॉडल्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्राउड सोर्सिंग आइडियाज़, कुछ बिजनेस क्या करते हैं, कस्टमर्स से आइडियाज़ लेते हैं कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा बढ़िया लग रही है, किस चीज़ पे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो उसको क्राउड सोर्सिंग आइडियाज़ बोलते हैं। देन आ जाता है हमारा हाइपर मार्केट मॉडल। ये क्या करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू ऑफर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ लोअर कॉस्ट प्राइस। अगर आप, ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक फंडा है कि अगर आप कोई भी चीज़ को मास लेवल पर प्रोड्यूस करोगे तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, गिरती चली जाएगी। तो जैसे कि ये लोग यही करते हैं, जैसे डी मार्ट, ठीक है, अमेज़ॉन, रिलायंस रिटेल, ये सब क्या करते हैं, ये लोग, इनका ब्रिक मोर्टार भी है, मतलब कि डी मार्ट के फिजिकल स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स नहीं है। अमेज़ॉन के सिर्फ ऑनलाइन स्टोर्स हैं। रिलायंस रिटेल के ऑनलाइन भी हैं और फिजिकल स्टोर्स भी हैं।
तो ये लोग क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ें ले रहे हैं कि मतलब दोनों दोनों मार्केट्स टैप कर रहे हैं और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, वहाँ से इतनी ज़्यादा सेल कर रहे हैं कि नहीं कॉस्ट कम, सस्ते में बेचते हैं। अमेज़ॉन कितने सस्ते में सामान बेचता है, डी मार्ट में भी सस्ते में मिलता है, राइट। फिर आ जाता है एक्सेस ओवर ओनरशिप मॉडल। ये आपको टेम्पररी एक्सेस दे देता है चीज़ों का, दैट फॉर ट्रेडिशनली ओनली अवेलेबल थ्रू परचेज ऐप बेस्ड व्हीकल रेंटल सर्विसेज। अब जैसे मान लो आपके पास कार नहीं है, सपोज, ठीक है, कार नहीं है आपके पास, तो अब आप क्या करते हो, ऊबर पे जाते हो, ऊबर या ओला पे, वहाँ से आप बुक करते हो अपनी राइड। तो उतनी देर के लिए आपको जो वो ड्राइवर की जो राइडर की कार है उसका आपको एक्सेस मिल जाता है। सिर्फ आपको अपनी जगह पर पहुंचने के लिए एक्सेस मिलता है और किसी चीज़ के लिए एक्सेस नहीं मिलता। बट आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास ओनरशिप नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपको गाड़ी से कहीं जाना पड़ता, आपको आपको खुद की गाड़ी लेनी पड़ेगी, बट आप ओनरशिप नहीं लेना चाहते, तो आप उसका एक्सेस ले सकते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, राइट। उसके बाद सर्विस इकोसिस्टम मॉडल होता है। ये क्या करता है, लॉक इन इफेक्ट दैट लिमिट्स कस्टमर ऑप्शंस एंड एलिमिनेट्स कंपटीशन। सर्विस इकोसिस्टम, कस्टमर को क्या सर्विस चाहिए उसके बेसिस पर हम अपना बेसिकली उनको मॉडल बना करके देंगे, अपना प्रोडक्ट या सर्विस देंगे। एक्सपीरियंस मॉडल क्या होता है, जैसे कि adds a unique experience component to a product or service that elevates its value and makes it difficult for customers। जैसे लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर फ्लाइंग अ बायर टू द प्लांट फॉर पर्सनल फिटिंग। आप बताओ कि अब ये हो सकता है, मान लो कोई रोल्स रॉयस खरीदने गया है, ठीक है, अब वो क्या कर सकते हैं, रोल्स रॉयस वाले जो होते हैं वो क्या करेंगे, जो खरीद रहा है बंदा, भाई वो कोई रेप्यूटेड बंदा ही होगा, कोई रिच पर्सन होगा, वो उसको वो जहाँ पे रोल्स रॉयस एक्चुअल में मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ पे लेके जाएंगे, उसको उस प्लांट पे लेके जाएंगे और बोलेंगे कि भाई अब आपको क्या कस्टमाइजेशन चाहिए। जैसे एनिमल मॉडल में आपने, एनिमल मूवी में आपने देखा था ना, वो कहता है कि भाई ये जो रूबी रेड कलर की जो उसने रोल्स रॉयस मंगाई थी, कि भाई उस वो आए थे उसके पास, खुद से चल के आए थे वो लोग उसके पास कि भाई आपको किस तरीके की कार चाहिए, तो उसने बोला कि इस रंग की चाहिए, तो वो इस रंग की, वो एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली, एक यूनिक फीचर वो उसके लिए उन्होंने ऐड किया, रणबीर कपूर के लिए, राइट। उसके बाद डिमांड मॉडल। अब डिमांड मॉडल क्या है कि भाई डिमांड के बेसिस पर, जैसे कि आपके ऊबर ओला भी यहाँ पे कवर हो गया, उसके बाद आपका डिलीवरी भी, कि भाई वो प्रीमियम भी लेते हैं। अब जैसे कि मान लो जैसे स्विगी वन है, स्विगी वन, अब आप बिना स्विगी वन लिए भी सेम सर्विसेज ले सकते हो, स्विगी वन लेकर भी सेम सर्विसेज ले सकते हो। तो फिर स्विगी वन लेने का फ़ायदा क्या है, वो आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देते हैं कि हम आपको फास्ट डिलीवरी करेंगे, भले से ही वो एक्चुअल में कुछ नहीं है ऑन ग्राउंड, बट स्टिल आपको एक इल्यूजन दे देते हैं कि भाई हम एक्स्ट्रा फ्री डिलीवरी करेंगे आपको, आपका ऑर्डर हम अलग से लेकर के आएंगे। जैसे अब ओला ऊबर ने भी ऊबर वन निकाला है, ठीक है, आपको प्रायोरिटी राइड्स बुक हो जाएंगी आपकी, राइट। तो ये ऑन डिमांड मॉडल है। ये पूरा हमारा जो भी टॉपिक था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, बिकॉज ये केस स्टडीज़ में बहुत पूछा जाएगा। बस ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया। उसके बाद मॉडल्स रिलेवेंट टू सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब क्या, जैसे कि टीमा बंसल्स 5 एलिमेंट्स फॉर सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। कोई भी आपका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल कैसे हो सकता है, उसमें आपको डाइवर्सिटी रखनी पड़ेगी, मॉड्यूलैरिटी रखनी पड़ेगी ऑपरेशंस को लेके, ओपननेस रखो कि आइडियाज़ आउटसाइड जो फर्म बाउंड्रीज और आइडियाज़ आप इंक्लूड कर सको उसके अंदर, ठीक है। स्लैक रिसोर्सेज इन कैपेबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज, मतलब कि आप बांटो रिसोर्सेज को कि भाई इसमें तू ये लगा, इसमें ये लगा, इसमें ये लगा, ऑल राइट। मैचिंग द साइकिल्स एंड रिदम्स ऑफ बिजनेस एंड द इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट से मैच करके अपनी बिजनेस को बनाना पड़ेगा। अब 9 अप्रोचेस भी दिए हैं उन्होंने। 9 अप्रोचेस क्या है सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाने की, प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम होना चाहिए, ओपन इनोवेशन, पीयर टू पीयर इनोवेशन, क्लोज लूप प्रोडक्शन, ठीक है, क्राउड फंडिंग, शेयरिंग इकोनॉमी, सोशल एंटरप्राइजेज एंड बेनिफिट कॉर्पोरेशन, गिफ्ट इकोनॉमी। उसके बाद न्यू मैन्युफैक्चरिंग पैराडाइम, भी मतलब बहुत बेसिक्स हैं, आप एक बार इनको रीड कर लेना, ठीक है। यू कैन जस्ट रीड दीज 9 अप्रोचेस। ये क्या है, बहुत सिंपल है, कंज्यूमर्स पे फॉर द सर्विस और प्रोडक्ट, नॉट द प्रोडक्ट इट सेल्फ। सर्विस अ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स, आपको प्रोडक्ट सर्विस सिस्टम बनाना है। प्रोडक्ट आपका है, कस्टमर, आप कस्टमर से उस प्रोडक्ट के पैसे नहीं ले रहे, उस सर्विस के पैसे चार्ज कर रहे हो, सोचो, पैसे पैसे बनाने वाली बात है ना ये। उसके बाद मॉडल्स रेलिवेंट टू इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी क्या है, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी क्या है, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ
और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, राइट। अब इसको सोसाइटीज़ कैसे देखती हैं कि डिक्टेटरशिप से फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ बन रही है, जहाँ पहले मोनोपोली चलती थी, ठीक है, कि यही एक दो कंपनियां हैं जो सामान प्रोड्यूस करती हैं, सर्विसेज देती हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। वहीं आज फ्री मार्केट इकोनॉमी है, कोई भी बंदा आके कंटेंट दे सकता है। जैसे हम इन्फ्लुएंसर मार्केट में चेक देखते हैं, कंटेंट मार्केट में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पहले क्या होता था, सिर्फ बॉलीवुड था इंडिया में, बॉलीवुड था और आपका टीवी इंडस्ट्री थी जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती थी लोगों को, ठीक है, सास बहू के सीरियल हो गए, शाहरुख खान सलमान खान की पिक्चरें हो गई, ये सारी मूवीज़ हो गई। बट अब आप देखो रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, वाईटी के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या है, जो अंडरडॉग्स थे बेसिकली, जो लोग जिनके अंदर टैलेंट है बट वो इतना नहीं जा सकते कि बॉलीवुड में जाएं, क्योंकि बॉलीवुड में जाना आसान नहीं है, प्लस टीवी इंडस्ट्री में भी जाना आसान नहीं है, तो अपना टैलेंट दिखाने के लिए वो फ्री हैं, वो इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं, वाईटी का यूज़ कर सकते हैं और अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, अपना कंटेंट बेच सकते हैं। बेसिकली वो अपना कंटेंट बेच ही तो रहे हैं थ्रू प्रमोशन वगैरह, और उससे वहाँ पैसा कमा लेते हैं। वो आपको एंटरटेनमेंट बेच रहे हैं, राइट, वो आपको अपनी एंटरटेनमेंट देने की सर्विस बेच रहे हैं, और वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, प्रमोशंस के थ्रू, एड रेवेन्यू के थ्रू, ऑलराइट। अब ये 3 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंटरमीडिएट इनकम, कैचिंग अप ग्रोथ, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशंस। 3 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं इमर्जिंग नेशनल मार्केट्स के। तो देखो, पर कैपिटा इनकम, जैसे ये इन्होंने ये जो जूलियन वेर्यूकील हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल दिया था। इन्होंने बोला था कि वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो बिटवीन 10% एंड 75% है ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये आपकी इंटरमीडिएट इनकम है। प्लस वो कहते हैं कि कैचिंग अप ग्रोथ, अगर आपकी ग्रोथ जो है ब्रिस्क इकोनॉमिक ग्रोथ डेट नैरोज द इनकम गैप विद एडवांस्ड इकोनॉमीज, की जो इनकम गैप है वो धीरे धीरे कम होता है, नैरो होता है, तो आप कैचिंग अप, आप ग्रोथ कैचअप कर रहे हो। इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोफाउंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लीडिंग टू डीपर इंटीग्रेशन टू ग्लोबल इकोनॉमी। अब आप ग्लोबल इकोनॉमी में अपने आप इंक्लूड करने जा रहे हो किसी एक कंट्री में, राइट, किसी एक कंट्री का कोई मार्केट है वो ग्लोबल इकोनॉमी में अपने आप को इंक्लूड करने जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, आइदर एक्सेप्ट वेरी स्मॉल प्रॉफिट्स एंड रीथिंक देयर बिजनेस मॉडल्स। अगर आप स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन चाहिए और आपको बड़े मार्केट्स टारगेट करने हैं, इमर्जिंग मार्केट्स टारगेट करने हैं, तो या तो आपको कम प्रॉफिट में, या तो आपको अपना कैश बर्न करना पड़ेगा, कैश बर्न। जितनी भी ये स्टार्टअप्स हैं ना, स्विगी जोमेटो वगैरह, ये सब अपना कैश बर्न करते हैं, स्मॉलर प्रॉफिट्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट, ठीक है, उसको अगर टैप करना है तो उनको या तो स्मॉल प्रॉफिट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर अपना पैसा बनाने के लिए उनको बिजनेस मॉडल्स को रीथिंक करना पड़ेगा कि मार्केट टैप करके भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा पाएँ। ऑलराइट, अब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक बार आप रीड कर लेना। अब स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज टू बिजनेस मॉडल्स, टू बी इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज मस्ट बी एम्ड एट रूट कॉज ड्राइवर्स of change, specifically digital technologies, business ecosystem, hyper competition, transformation, disruption, ठीक है, बेसिक है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं, स्टार्टअप्स के लिए क्या है, इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्शन टू क्रिएट मार्केट पोजीशन। इंक्यूबेंट्स के लिए क्या है, इनकम्बेंट्स, बैलेंसिंग द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद द परसूट ऑफ इनोवेशन यूजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अगर आपको स्ट्रेटजीज बनानी है तो स्टार्टअप्स क्या करेंगे, वो इनोवेशन लेके आएंगे, प्लस जो एग्जिस्टिंग मार्केट पोजीशन है ना उसमें वो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेंगे, कुछ भी अलग एकदम ही यूनिक और नया लेकर आके। इनकम्बेंट्स क्या करेंगे, जो भी आइडियाज़ उनको बनाने हैं, ठीक है, वो किसी आइडिया को लेकर ही तो इंक्यूबेटर में गए होंगे, तो इनकम्बेंट कहला रहे हैं, तो उस आइडिया को उन्हें ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, यूजिंग टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ, ताकि वो अपनी ग्रोथ आगे अच्छे से कर पाएँ। बस खत्म होने वाला, हम लास्ट पेज पे आ गए, ठीक है। अब वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी इन अ बिजनेस इकोसिस्टम क्या होती है, देखो वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या है, और वैल्यू कैप्चर मॉडल भी इसको हम बोलते हैं। कस्टमर वैल्यू आपको क्रिएट करनी है भाई, वैल्यू जैसे, अब वैल्यू क्या है, वैल्यू हमें अपने लिए तो वैल्यू क्रिएट नहीं करनी, कस्टमर इज़ द किंग। जितनी भी वैल्यू क्रिएट करनी है, जौन सी भी वैल्यू क्रिएट करनी है, वो कस्टमर के लिए ही क्रिएट करनी है। तो अभी वैल्यू क्रिएट आप करोगे कैसे, हम क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी ना बिजनेस इकोसिस्टम। तो आप ये वैल्यू ये वैल्यू आप कैप्चर कैसे करोगे या क्रिएट कैसे करोगे।
आपको कस्टमर नीड्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कस्टमर की जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है वो क्या हैं, वो किस बेसिस पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते हैं। प्लस आपको यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, अपनी यूएसपी तो लेकर आनी पड़ेगी ना। एक तो रीज़न आपको कस्टमर को देना पड़ेगा कि वो आपकी सर्विसेज या आपका प्रोडक्ट परचेस करे। उसके बाद बी एन इंडिस्पेंसिबल इंटीग्रेटर विद इन द वैल्यू सिस्टम, मतलब कि आप एक ऐसा इंसान बन जाओ कि वैल्यू सिस्टम में आप तो हो ही हो, आपका बिजनेस मॉडल या आपका प्रोडक्ट और सर्विस कहीं नहीं जा रहा है, इंडिस्पेंसिबल होगा, राइट। तो उस तरीके से आप वैल्यू कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद 5 स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। requires flexibility and cooperation among partners, leads to enhanced accountability to a wider range of stakeholders। आप वाइडर रेंज जो स्टेक होल्डर्स, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी आप बढ़ाओ, आपकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे आपके स्टेक होल्डर्स बढ़ेंगे वैसे ही आपकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड्स अ फ्री एंड सीमलेस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह फ्लो करानी है। जैसे हमने बुलविप इफेक्ट में भी देखा था, अगर आपको इकोसिस्टम अपना अच्छा बढ़िया बनाना है आज के डायनेमिक एनवायरनमेंट, तो आपको इन्फॉर्मेशन का फ्लो एकदम अपना टॉप नॉच रखना पड़ेगा। वो कैसे रखोगे आप ईडीपी सिस्टम्स लेके आ सकते हो, ठीक है, ईआरपी सिस्टम, जो ईआरपी मॉड्यूल्स होती हैं, सिंगल पॉइंट सेल्स, ये सब जो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इन्वॉल्व्स अ शेयर्ड इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर पूल्ड एंड कलेक्टिवली कंट्रोल्ड, ठीक है। इकोनॉमी में भाई यही होना चाहिए, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं, आप जो भी कंपेटर्स वगैरह भी हैं वो भी शेयर करें रिसोर्सेज को, ताकि वो कंट्रोल कर सके, आप उनका यूज़ कंट्रोल कर सको, वो फालतू में ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो। एंड रिक्वायर्स फोकस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप इन एडिशन टू स्केल, ठीक है। तो क्या ही है इसमें, तो ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स टू हाइपर कॉम्पिटिशन। अब हाइपर कॉम्पिटिशन कैसे, जैसे हाइपर कॉम्पिटिशन हमने ऊपर देखा था, वो जो टॉर्नेडो बना हुआ था, राइट। तो इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, सीरीज स्ट्राइव फॉर अ सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस बाय कंटिन्यूअल डिस्ट्रप्ट, मतलब आप शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस ढूंढो, क्योंकि हमें वहाँ पे क्या करना था, रैपिड एक्शन लेना था, रैपिड एक्शन लेना था कि फटाफट से हम अपना अचीव कर पाएँ। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, डी एवेनी 7S फ्रेमवर्क। तो आप फॉस्टर करो कल्चर ऑफ कॉन्स्टेंट इनोवेशन एंड कैन बी गाइडेड बाय डी एवेनी 7S फ्रेमवर्क। डी एवेनी 7S फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डिस्ट्रप्शंस। अब भाई आपको 6 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस दिए गए हैं डिस्ट्रप्शन को रिस्पॉन्स देने के लिए। जैसे मिल्किंग एस कैश काउ, जिससे आपने पढ़ा होगा बीसीजी मैट्रिक्स में, ठीक है, अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, एक आपका स्टार होता है, एक आपका कैश का होता है, एक और होता है आपका, एक तो आपका क्वेश्चन मार्क होता है, एक डॉग होता है और एक काउ होता है, राइट। और थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनती है वो मैट्रिक्स, बट अभी हम थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। तो उसमें जो कैश का वाला होता है ना, कि भाई पैसा आ रहा है तो आने दो, अभी लोग इसको खरीद रहे हैं, इसकी डिमांड तो है नहीं, बट स्टिल अभी भी हम इसको कैश तो कर ही सकते हैं, कैश तो कर ही रहे हैं हम इसको। जैसे कि अगर हम कोई इसका कैश का होगा एग्जांपल लें, जैसे अगर हम पार्ले की ही बात करें, तो जो पार्ले जी बिस्किट है ना, इट इज़ नॉट अ स्टार प्रोडक्ट, माइंड यू, इट इज़ नॉट अ स्टार प्रोडक्ट, क्योंकि वो इतना वो नहीं है, राइट, बट वो उसको पैसे दे रहा है, ठीक है। या मैं गलत बोल रही हूँ, पार्ले जी की जो टॉफ़ी है, अब आती है पार्ले जी की टॉफ़ी, ये उसकी अच्छा सा एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा, मिल्किंग एस कैश काउ, या जैसे हम एप्पल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एप्पल क्या होता है, हर साल अपना नया प्रोडक्ट निकालता है, ठीक है। अब जैसे मान लो नया फ़ोन निकाला, अभी उसने आईफोन 17 निकाला है, राइट। उससे पहले उसने 16 निकाला था, ठीक है। उससे पहले उसने 15 निकाला था, बट अभी भी 15 के कुछ मॉडल्स बिकेंगे, अभी 16 के भी कुछ मॉडल्स बिक रहे हैं। तो जब 15, 16 या उससे पुराने वाले मॉडल्स जो अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये उसके लिए कैश काउ हैं, क्योंकि अब जो नया कोई भी इंसान डिमांड करेगा वो 17 लेने ही जाएगा, आईफोन 17 लेने जाएगा। बट स्टिल अगर कोई होता है कि नहीं, मैं 17 नहीं, हमें 17 नहीं लेना, हम तो 15 लेंगे, आईफोन 15, या हम तो 16 लेंगे, नहीं हम तो 13 लेंगे, आई डोंट नो 13 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, 14 लेंगे। तो ये वाले जो उनके पुराने आईफोन्स हैं वो उनके लिए कैश काउ है, क्योंकि अभी के लिए उनका स्टार क्या है, 17, आईफोन 17, राइट। सो ये है। अब इन्वेस्ट और काउंटर इन्वेस्ट, ट्राई फॉर रिस्पॉन्ड टू इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स करो आप,
या फिर काउंटर इन्वेस्ट का क्या मतलब है, विड्रॉ कर लो अपनी, डाइवेस्ट कर लो, ठीक है। ब्लॉकिंग द पाथ, यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अदर मीन्स टू क्रिएट हर्डल्स फॉर इनोवेटर्स। अब आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आपने अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है तो आप उसकी आईपी राइट्स खरीद लो, ठीक है, आईपी राइट्स। अब कोई भी इस तरीके की चीज़ वो नहीं खरीद सकता, या आप उसको पेटेंट करा लो, तो ये चीज़ कोई और अब लेके आ ही नहीं सकता मार्केट में, तो आपने उसके लिए बैरियर क्रिएट कर दिया ताकि कोई और आपका जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो कॉपी ना कर सके, उसका पेटेंट करा सकते हो। उसके बाद काउंटर डिस्ट्रप्शन, ये कोई और स्ट्रेटजी लेकर आओ कि अगर किसी एक एंटिटी ने कोई डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया है तो आप उसको काउंटर कैसे करोगे, उसके बारे में आप सोचो। फिर डिस्ट्रैक्ट प्रेजेंस एंड शिफ्ट फोकस ऑन कोर, रीडिफाइन कोर कैपेबिलिटीज एंड शिफ्ट फोकस अवे फ्रॉम द डिस्ट्रप्टेड प्रोडक्ट लाइन। इससे भी आप अपना फोकस शिफ्ट करो कि भाई हो सकता है कि अब हम डिस्ट्रप्टेड, अब हमें नहीं समझ आ रहा कि इस डिस्ट्रप्टेड जो ये मार्केट डिस्टर्ब हुआ है इसमें हम कैसे अपने आप को वापस से रिवाइव करें, कैसे हम इस डिस्टर्बेड मार्केट में से निकलें और टॉप पे पहुँचें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस मार्केट से ही निकल जाओ और कुछ और सोच लो, इफ़ यू हैव दैट मच रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी। आ जाता है विड्रॉ कि भाई सेगमेंट से विड्रॉ ही कर लो, अब आपको नहीं समझ आता तो भाई विड्रॉ ही कर लो, बंद ही कर लो वो बिजनेस, ठीक है। अब की टेक अवे क्या है इसमें, the choice of response is not arbitrary. It depends on careful analysis of the company's resources, strategic position, and nature of the disruption itself. ठीक है, और की कंसिडरेशंस आप पढ़ सकते हो कि भाई स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है। सो ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। कितना बड़ा चैप्टर हमने कवर कर लिया है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। हमने इसमें नया कॉन्सेप्ट भी कवर किया था, विच वॉज द बुलविप इफेक्ट। अगर इसमें मुझे कोई और कॉन्सेप्ट दिखता है जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, एंड ये वाले जो नोट्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि जितने भी आपके न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो आपकी केस स्टडीज़ वगैरह में पूछे हुए हैं, जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, चैप्टर्स के अंदर नहीं है, जो क्वेश्चंस वगैरह में पूछे हुए हैं, उनका हम एक अलग सेगमेंट बना लें ताकि उन पर आप ज़्यादा अलग से ध्यान दे पाओ कि भाई ये वो टॉपिक्स हैं मेरे जो मेरे बुक के अंदर नहीं है, अलग से मुझे कवर करना है। ऑल राइट, सो दिस वॉज फॉर चैप्टर 5। आई होप सो, मतलब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो उसका मतलब आपने भाई अलग ही लेवल डेडिकेशन है आपकी पढ़ाई को लेके, ठीक है, कि आपने मुझे झेला यहाँ तक, ठीक है। आई डोंट नो कितने मिनट की वीडियो हुई होगी, ठीक है। सो आई होप आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से जाएँ। IBS में आप SCMP में अच्छे से करो, जो भी आपको SCPM का क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, एटलीस्ट आपके ब्रेन में कुछ तो एक बैकग्राउंड हो कॉन्सेप्ट्स की कि ये कॉन्सेप्ट मेरा इस क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मेरा अगर ये क्वेश्चन है तो ये इस कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन है तो ये इस कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। इतना आपको आइडिया लग जाए फिर आप आसानी से बुक के अंदर ढूंढ सकते हो कि वो कहाँ मेंशन है, नोट्स के अंदर ढूंढ सकते हो कि कहाँ मेंशन है, आराम से अपना आंसर लिख सकते हो। बिकॉज अब ये होता है ना यार कि अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है, हो सकता आपने देखो SCPM तो अपना जो आपका स्पर्म सेट भी है वो तो आपने दिया हुआ होगा, राइट, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं, अभी वो ग्रुप 1 तो दे नहीं रहे हैं, राइट, तो उनको क्या करना होगा, वो देखेंगे ना इस चीज़ को कि भाई मैं कैसे क्या समझूँ, उन्होंने पढ़ा तो है नहीं स्पर्म सेट भी, तो इसीलिए कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या, टॉपिक्स क्या क्या हैं, उसकी एक बार नॉलेज हो जाए तो वो आपको फ़ायदा ही देगी आपके IBS में। और अगर आप देखो IBS में आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप फिर से SCMP उठाओ उसको पूरा रिवाइज़ करो, तो ये वीडियोस आप देख सकते हो कि फटाफट से आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाएंगे कि कहाँ क्या है। बिकॉज बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपके ब्रेन में है ही, वो आप रिवाइज़ करके चलते आ रहे हो। जो SCMP है वो आपने पढ़ा होगा जब आपने स्पर्म सेट भी दिया होगा, या आपने स्पर्म सेट भी दिया ही नहीं है अभी तक, तो फिर वो आपके ब्रेन में इतना है नहीं ना। सिमिलर फॉर सेट A जो कि अभी आपके ब्रेन में अभी नहीं है, उसके लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हो। एटलीस्ट ये देख जाओ कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, फिर आप बुक में से आराम से ढूंढ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फॉलो मतलब सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दिया करो, मतलब अच्छा लगता है देखने में। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।